Jai Shri Sham, my dear friends, you are most welcome in this session on RTP as uploaded by the ICAI for your upcoming that is May 25 एग्जाम्स. फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन है इसमें मैं इस RTP के पार्ट दैट इज ऑल केस सिनेरियोज, MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आपके साथ में कॉन्सेप्चुअली एंड क्विकली डिस्कस करने जा रहा हूं. तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की हम फर्स्ट केस सिनेरियो से. फ्रेंड्स, इस केस सिनेरियो में इंस्टीट्यूट ने IFSC यूनिट से रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंट प्लेसेस पर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, चाहे वो सेक्शन 115A हो, सेक्शन 1034B हो, या टनेज टैक्स स्कीम के पार्ट सेक्शन 115VP या सेक्शन 10 क्लॉज 15 के एग्जामिशन, CG की नोटिफिकेशन, उनका जो कलेक्टिव यूज है वो इस केस सिनेरियो में आपके लिए रिक्वायर बनाया हुआ है. मैं रखता हूं ये केस सिनेरियो आपके सामने, काइंडली देखिएगा. मिस्टर देवांश इज एन इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज लिविंग इन द UK फॉर द लास्ट 15 years. He comes to India every year for 1 month to visit his parents. For the rest of the year he stays in UK. तो क्लियर हो गया कि वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, राइट. He has invested in shares of Alpha Limited, Beta Limited and Delta Limited in convertible foreign exchange. Alpha Limited and Beta Limited are companies incorporated in GIFT IFSC Gujarat, carrying on business for which it has been approved for setting up in such a center in a special economic zone. Delta Limited is a company incorporated in New Delhi. The dividend income of the Mr. Devans from Alpha Limited, Beta Limited and Delta Limited during the previous year 24-25 is rupees 62,500, 87,300 and rupees 21,800 respectively. The interest expenditure incurred by him during the PY 24-25 on money borrowed for investment in these shares is rupees 12,000, 20,000 and 7,000 respectively. अब जरा रुकिए, सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं फ्रेंड्स कि अगर यहां पर मिस्टर देवांश ने अगर IFSC की यूनिट दैट इज IFSC बेस्ड इन अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड में अगर शेयर्स खरीदे और उनसे अगर ये डिविडेंड की इनकम हो रही है, तो आप रिकॉल कीजिए सेक्शन 115A में सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको यही देखने को मिलता है कि IFSC में लोकेटेड यूनिट से अगर किसी नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड की इनकम होगी तो उस डिविडेंड इनकम पर जो टैक्स है वो 10% की रेट से लेवी किया जाएगा. लेकिन जो डेल्टा लिमिटेड से डिविडेंड उन्हें मिला है ये IFSC की यूनिट नहीं है, तो ऐसे केस में कैनार के लिए जो नॉर्मली डिविडेंड की इनकम होगी वो सेक्शन 115A में 20% की रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बनाई गई है. आप याद कीजिए सेक्शन 115A सबसेक्शन 1 में क्लॉज स्मॉल a में आपको सबसे पहले यही बातें देखने को मिलती हैं. और एक और चीज आपको याद दिलाता हूं कि यहां पर ये जो मिस्टर देवांश है ना, ये नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं क्योंकि वो इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन प्लस NR में नजर आ रहे हैं. तो इनके लिए तो फ्रेंड सेक्शन 115E मतलब चैप्टर 12 में भी लग जाना चाहिए. लेकिन वहां 115E में जो इन्वेस्टमेंट इनकम के रिस्पेक्ट में जो टैक्स रेट गिवन है वो 20% का गिवन है और ये चैप्टर ऑप्शनल है. तो हम तो यहां पर मिस्टर देवांश के लिए माय डियर फ्रेंड्स जब टैक्स लायबिलिटी निकालने की बात आएगी तो जो बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन होगा वही अडॉप्ट करेंगे और यही कहेंगे कि मिस्टर देवांश के लिए जो चैप्टर 12 के प्रोविजंस है, सेक्शन 115A के जो नॉर्मल प्रोविजंस है वो ज्यादा बेनिफिशियल हमें यहां पर अपीयर हो रहे हैं. तो अब आप देखिए जो पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन डिविडेंड इनकम ऑफ मिस्टर देवांश ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25, इग्नोर सरचार्ज एंड सेस. तो फ्रेंड्स बस कुछ नहीं करना, आप यहां पर देखिए 62,500 प्लस 87,300 ये जो आपका 1,49,800 का जो अमाउंट आया इस पर जो टैक्स है वो आ जाएगा फ्रेंड्स यहां पर 14,980. ओके, और यहां जो ये 21,800 है इस पर हम 20% की रेट से जो टैक्स है वो यहां पर अप्लाई कर देंगे. ओके, तो मैं निकालता हूं 21,800 इंटू 20%, वो आपका 4360 आ गया. ओके, तो 4360 प्लस 4980, तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी टैक्स लायबिलिटी अदर देन सरचार्ज एंड सेस यहां पर हमें नजर आ रही है वो 19,340 हमें नजर आ रही है. अरे सर ये एक्सपेंस की डिटेल भी तो दी गई है, तो आप याद कीजिए 115A में जो आपके डिविडेंड की इनकम है वो ग्रॉस बेस पर ब्रॉडली स्पीकिंग टैक्स के लिए चार्जेबल होती है. आपको जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर है
उनकी डिडक्शन वहां नहीं मिल पाती है, तो हां इस केस में हम कह सकते हैं कि 19340 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें नजर आ रहा है। अब इस केस सिनेरियो में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। मिस्टर देवांश हैज आल्सो लेंट फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू ₹50 lakhs टू गामा लिमिटेड, अ कंपनी लोकेटेड इन गिफ्ट आईएफएससी ऑन 1 April 2021। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब रुकिए जरा फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाता हूं, एक सेक्शन आप देखते हो ना, सेक्शन 10 क्लॉज 15, सेक्शन 10 क्लॉज 15 में माय डियर फ्रेंड्स आपको, चलिए मैं इस तरह से रिकॉल कराता हूं कि 1 सितंबर 2019 ऑनवर्ड्स अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने आईएफएससी में लोकेटेड किसी यूनिट को अगर मनी लेंट किया है, मतलब आईएफएससी में लोकेटेड कोई यूनिट अगर उनसे 1 सितंबर 2019 ऑनवर्ड्स अगर मनी बोरो करती है, तो उस बोरोल पर जो इंटरेस्ट एनआर को मिलेगा वो उनके लिए सेक्शन 10 क्लॉज 15 में एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई करेगा। तो ये जो 50 लाख रुपीस पर जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, आप याद कीजिए सेक्शन 10 क्लॉज 15 में माय डियर फ्रेंड्स जो सब क्लॉज 9 आपको गिवन है, वहां पर आपको ये जो एग्जेम्पशन है ये प्रोवाइड की गई है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि द टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम मिस्टर देवांश फ्रॉम लोन टू गामा लिमिटेड फॉर AY 25-26 इग्नोरिंग सरचार्ज इफ एनी एंड सेस इज, तो हम कहेंगे देन आंसर इज द निल। एंड माय डियर फ्रेंड्स जरा मैं एक चीज और इस रिलेशन में आपके सामने आगे रखूं, ही हैज आल्सो मेड अ डिपॉजिट ऑफ फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू ₹30 lakhs in IFSC banking unit of SEZ on 1 April 2022। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर annum। अब रुकिए जरा फ्रेंड्स, जैसे मनी बोरो अगर कोई आईएफएससी की यूनिट एनआर से करे तो एनआर को जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो सेक्शन 10 क्लॉज 15 के सब क्लॉज 9 में एग्जेम्प्ट होती है। वैसे ही डिपॉजिट बेस्ड, क्या अब एक्चुअली आईएफएससी की यूनिट ने कोई मनी बोरो नहीं किया है, अब मिस्टर देवांश एनआर ने अपने इंटरेस्ट में ये जो अमाउंट है वो आईएफएससी की इस यूनिट के पास डिपॉजिट किया है, तो इसके लिए सेक्शन 10 क्लॉज 15 में डायरेक्ट में आप देखेंगे आपको माय डियर फ्रेंड्स एक सब क्लॉज 8 नजर आएगा। जैसे सब क्लॉज 9 माय डियर फ्रेंड्स बोरोवल बेस्ड है कि जहां एनआर मनी लेंट करेगा आईएफएससी की बैंकिंग यूनिट, जब उनसे मनी बोरो करेंगी तो उस पर जो इंटरेस्ट इनकम है वो क्लॉज 9 में एग्जेम्प्ट, जो वो सेक्शन 10 क्लॉज 15 के सब क्लॉज 9 में एग्जेम्प्ट है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स अगर आईएफएससी की यूनिट में अगर एनआर ने कोई मनी डिपॉजिट किया है तो उसके रिस्पेक्ट में जो एग्जेम्पशन है वो यहां सेक्शन 10 क्लॉज 15 के सब क्लॉज 8 में एग्जिस्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स इन द ईयर 2005 ये एग्जेम्पशन जो लाई गई थी 1 अप्रैल 2005 ऑनवर्ड्स, अगर कोई मनी एनआर अगर आईएफएससी की बैंक यूनिट के पास डिपॉजिट करेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई यहां करेगा। तो अगर आपसे कोई ये कहता है द टैक्स लायबिलिटी of interest income of Mr. Devans on deposit made with IFSC banking unit in SEZ for the AY 25-26 ignore surcharge if any and cesses, then answer is the nil। Okay friends, then आगे देखिए जरा प्लीज, अब डायरेक्ट देखना वहां पर आपको माय डियर फ्रेंड्स क्लॉज सेक्शन 10 क्लॉज 15 के सब क्लॉज 9 में बोरोवल का केस और सब क्लॉज 8 में आपको डिपॉजिट का जो केस है वो नजर आएगा। देन आगे देखिए, डिविडेंड ऑफ ₹5,41,200 इज ड्यू टू बी रिसीव्ड इन Jan 25 by Gamma Limited। गामा लिमिटेड आपको पता है ना फ्रेंड्स आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है फ्रॉम फाई लिमिटेड विच इज ऑल्सो अ कंपनी लोकेटेड इन गिफ्ट आईएफएससी। द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 28 जनवरी 2025। अब जरा देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या यहां पर इस रिलेशन में और कहा, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिविडेंड इनकम ऑफ गामा लिमिटेड फ्रॉम फाई लिमिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एज्यूमिंग दैट बोथ कंपनीज आर प्राइमरली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड हैव ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BA। माय डियर फ्रेंड्स अब आप याद कीजिए सेक्शन 10 क्लॉज 34B, वहां पर आपको इसी तरह का केस तो देखने को मिलता है। आपको मैं याद दिलाता हूं फ्रेंड्स, जब हम टीडीएस चैप्टर की बात कर रहे होते तो सेक्शन 194 में जब डिविडेंड पर टीडीएस की बात हो रही होती है तो उसी सेक्शन 194 के साथ में माय डियर फ्रेंड्स में एक नोटिफिकेशन इस कनेक्शन में जो सीजी ने इशू की है उसकी जब आपके साथ बात करता हूं तो वहीं पर हम सेक्शन 1034B की बात कर लेते हैं कि अगर
पेयर कंपनी एंड पेई कंपनी दोनों आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट हैं। ओके, दोनों ही ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के बिजनेस में एंगेज्ड हैं। तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, जो पेई आईएफएससी यूनिट को डिविडेंड की इनकम मिलेगी वो सेक्शन 1034 में एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल बनेगी। ओके, तो आप देखिए यहां इस केस में जब हम सेक्शन, तो ऐसे केस में जो पेयर है उनको टीडीएस भी नहीं काटना होता है आईएफएससी की लोकेटेड यूनिट को राइट ना डिविडेंड देने के टाइम पर। तो कहने का मतलब यहां पर क्या निकल कर आ रहा है इस केस में कि सिंस दोनों का जो प्राइमरीली जो बिजनेस है वो एयरक्राफ्ट लीज पर देने का है, तो 1034 में यहां पर गामा लिमिटेड को फाई लिमिटेड से जो डिविडेंड की इनकम मिली है वो 1034 में सिंस एग्जेम्प्ट है, फाई लिमिटेड उनका टीडीएस काटने के लिए भी लायबल नहीं है। तो यहां पर तुमसे केवल और केवल गामा लिमिटेड की डिविडेंड इनकम पर टैक्स लायबिलिटी की बात की जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो टैक्स लायबिलिटी यहां पर निल कहलाएगी। राइट, देन फ्रेंड्स यहीं पर आइए मैं आपके सामने पहले जरा क्वेश्चन में कुछ और जो बातें दी गई हैं वो रखता हूं। अल्फा लिमिटेड हैज स्टार्टेड अवेलिंग बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA। याद है ना फ्रेंड्स, आईएफएससी की जो यूनिट होती हैं उनको 80LA में जो डिडक्शन है वो आउट ऑफ 15 ईयर्स वो कोई भी 10 कॉन्टिन्यूअस ईयर्स चूज कर सकती हैं जिसमें उन आईएफएससी यूनिट की इनकम की 80LA में डिडक्शन अवेलेबल हो पाती है। तो अल्फा लिमिटेड जो आईएफएससी, याद है ना अल्फा और बीटा दोनों ही आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट है। राइट ना फ्रेंड्स, हाँ, तो देखिए अल्फा लिमिटेड हैज स्टार्टेड अवेलिंग बेनिफिट ऑफ डिडक्शन सेक्शन 80LA फ्रॉम AY 23-24 while बीटा लिमिटेड हैज नॉट स्टार्टेड अवेलिंग द बेनिफिट इवन दो इट हैज कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑन 1 April 2001. अल्फा लिमिटेड furnished the declaration to the payers about the claim of deduction under section 80LA subsection 1A और 2 for PY 24-25. अब इस रिलेशन में देखिए जरा ये एमसीक्यू जो दिया गया है, assuming that for the purpose of this MCQ, Alpha Limited and Beta Limited are banking units located in IFSC and both the companies are due to receive a professional fee equivalent to 20 lakhs each in the PY 24-25. What is the tax deduction by the payer? पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कही जा रही है इसमें माय डियर फ्रेंड्स जो अल्फा लिमिटेड है वो एक्चुअली 80LA की जो डिडक्शन है वो क्लेम कर रही है, राइट, और बीटा लिमिटेड ने अभी वो डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब बीटा लिमिटेड को अगर कोई इनकम मिल रही है तो उनकी इनकम पर टीडीएस होना बनता है क्योंकि उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है क्योंकि उन्होंने 80LA में डिडक्शन लेना स्टार्ट नहीं किया है। जबकि दूसरी तरफ अल्फा लिमिटेड ने 80LA लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था 23-24 से, करंट ईयर 10 ईयर्स के टैक्स हॉलिडे पीरियड में फॉल कर रहा है और उन्होंने डिक्लेरेशन भी पेयर को दे दी है। तो ऐसे केस में पेयर की क्या ड्यूटी बनती है कि सिंस अल्फा लिमिटेड ने उन्हें बता दिया है कि उनको आपसे मिलने वाली इस प्रोफेशनल फीस पर उनकी टैक्स लायबिलिटी निल बनती है क्योंकि वो 80LA में डिडक्शन क्लेम कर रही हैं, तो पेयर की ड्यूटी बनती है कि वो अल्फा लिमिटेड को तो पे की जाने वाली प्रोफेशनल फीस पर जो टीडीएस अब उनका ना काटे क्योंकि अल्फा लिमिटेड ने उनको डिक्लेरेशन दे भी दी है। ओके, एंड बीटा लिमिटेड को वो जो 20 लाख रुपीस की प्रोफेशनल फी पे कर रही है, तो प्रोफेशनल फीस पर तो आपको याद है ना फ्रेंड्स, टीडीएस चैप्टर में आप देखते हो सेक्शन 194J या 10% की रेट से पेयर को पेई का इस प्रोफेशनल फीस के पेमेंट पर टीडीएस काटना होता है। तो 20 लाख पर 10% से दैट इज 2 लाख रुपीस यहां पेयर की ड्यूटी होगी कि वो बीटा लिमिटेड को पे की जाने वाली प्रोफेशनल फीस पर जो उनका टीडीएस है वो डिडक्ट करें, राइट। तो अल्फा लिमिटेड का नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं फ्रेंड्स, सीजी ने जो एक नोटिफिकेशन इस रिलेशन में इशू की हुई है, नोटिफिकेशन नंबर 24/2024, यस, नोटिफिकेशन नंबर 28/2024 7 मार्च 24 को, तो वहां उन्होंने इस तरह की बातें क्लियर कर रखी हैं कि पेयर के द्वारा अगर पेई आईएफएससी में लोकेटेड अगर यूनिट है तो उनका वो फॉलोइंग केसेस में जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं करेंगे। और वहां जगह जगह पर 194J में जो डिडक्टेबल टीडीएस है उसको डिडक्ट करने से मना किया गया है। कंडीशन बस क्या लगाई गई है कि जो पेई है, जो आईएफएससी की यूनिट है, वो एक स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन पेयर के यहां फर्निश कर दें कि उन्होंने 80LA ऑप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो फिर उस केस में ऐसी डिक्लेरेशन के आने के बाद में पेयर की ड्यूटी होगी कि वो उनका टीडीएस डिडक्ट ना करें, राइट ना फ्रेंड्स। तो इस केस में अब आपको बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई होगी कि बीटा का टीडीएस कटेगा 20 लाख पर 10% से 2 लाख रुपीस, अल्फा का नहीं। और जरा देखिए, एज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एमसीक्यू अल्फा लिमिटेड इज अ क्वालिफाइंग कंपनी एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, बाय व्हिच डेट कैन इट ऑप्ट फॉर अ टेनिस टैक्स स्कीम इफ इट्स
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1 अप्रैल 2022। तो मैं आपको पहले याद दिला दूं फ्रेंड्स कि नॉर्मली तो अगर कोई टनिस टैक्स स्कीम के लिए क्वालिफाइंग कंपनी होती है तो उनको क्वालिफाइंग कंपनी बनने से 3 मंथ्स में 115 वीपी में जेसी के पास में टनिस टैक्स स्कीम में के ऑप्शन को एक्सरसाइज करना होता है। लेकिन 80 एलए में जो डिडक्शन के लिए एलिजिबल एंटिटी है, इन्होंने प्रीवियस ईयर 23-24 से इन्होंने प्रीवियस ईयर 23-24 से 80 एलए में डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। तो प्रीवियस ईयर 23-24 प्लस नेक्स्ट 9 इयर्स, क्योंकि 10 इयर्स तक बेनिफिट मिलता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं यहीं से माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इनका 10 इयर्स का टोटल पीरियड अगर चेक करेंगे तो वो आपको यहां 31 मार्च 2023 को, एक मिनट, 31 मार्च 2020 एक्चुअली 32 को एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। प्रीवियस ईयर 23-24 से देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि इन्होंने जो डिडक्शन है वो कब से लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इन्होंने प्रीवियस ईयर 23-24, एक मिनट, असेसमेंट ईयर 23-24, यस, असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, कोई बात नहीं। तो यहां इस केस में हम इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर कह देते हैं यहां पर कि असेसमेंट ईयर 23-24 से अगर इन्होंने डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है तो नेक्स्ट 9 जो असेसमेंट ईयर्स मतलब इनका जो पीरियड है वो इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर हम कहें तो इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर इनका जो टैक्स हॉलिडे पीरियड है वो 32-33 को एक्सपायर हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर अगर हम चले तो प्रीवियस ईयर 31-32 को इनका जो टैक्स हॉलिडे पीरियड है वो समाप्त होने जा रहा है ना। तो अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने सेक्शन 115 वीपी में टनिस टैक्स स्कीम में इस तरह की बात देख रखी है ना कि जब उनका वो 80 एलए की डिडक्शन का पीरियड समाप्त होने जा रहा है उस डेट से उनके पास 3 मंथ्स होते हैं किसके लिए, 80 टनिस टैक्स स्कीम का ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, एप्लीकेशन देने के लिए। तो यहां इस केस में हम यही कहेंगे कि ये जो सिचुएशन अराइज हुई है इसमें यहां से जो 3 मंथ्स का पीरियड है वो आप चेक करेंगे तो 30 जून 2032 को एक्सपायर होता हुआ आपको नजर आएगा, राइट। तो ये जो फाइनेंस एक्ट 2023 से जो अमेंडमेंट लाई गई थी उसका इफेक्ट है और 80 एलए वाली एंटिटी 80 एलए की डिडक्शन जिस डेट पर उनकी खत्म होने जा रही है उस डेट के बाद में 3 मंथ्स उनको दिया गया कि आप टनिस टैक्स स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर्टेनली इस केस में 30 जून 2032 तक उनके लिए ओपन होगा कि वो अप्लाई कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आईएफएससी बेस्ड ब्रॉडली स्पीकिंग केस सिनेरियो को हमने यहां पर डिस्कस किया और आइए अब रुक करते हैं दूसरे केस सिनेरियो का जिसमें फ्रेंड्स रिसेंटली जो बायबैक ऑफ शेयर्स की नई स्कीम लाई गई है उसका यूज एंड जो कैपिटल गेन्स चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं उनका जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। काइंडली देखिए इस केस सिनेरियो को। ऑन 1 मई 2024 एबीसी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी ऑफर्ड राइट शेयर्स इन द रेशियो 1:10 एट अ वैल्यू ऑफ ₹50 per share. One of the shareholder, Mr. Sahil, had 50,000 shares of ABC Limited on the date of offer of rights issue. तो पक्की बात है यहां क्या कि जो मिस्टर साहिल है ना इनको माय डियर फ्रेंड्स 5,000 राइट शेयर्स का जो मतलब 5,000 एडिशनल शेयर्स परचेज करने का जो राइट है वो यहां पर ऑफर होगा 1:10 के हिसाब से। हाँ, 5,000 एडिशनल शेयर्स का जो राइट है वो कंपनी ने इनको ऑफर किया होगा, पक्की बात है। ही रिटेन्स 30% ऑफ द राइट्स एंड रिनाउंस्ड बैलेंस राइट शेयर्स इन द फेवर ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर जय फॉर 15 per share ऑन 28 मई 2024। तो अब इस केस में हम ये कह सकते हैं क्या कि जो 30% शेयर्स मतलब 1500 जो शेयर्स है वो तो साहिल ने खुद खरीदे हैं। अच्छा, ₹50 पर शेयर के हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं 75,000 रुपीज साहिल के लिए इन खरीदे गए शेयर्स की कॉस्ट रही होगी और बाकी जो 3,500 शेयर्स का जो राइट है वो उन्होंने ₹15 पर शेयर के हिसाब से जय को बेच दिया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 52,500 ये इनके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। मिस्टर साहिल के लिए यहां पर इस राइट के रिनाउंसमेंट से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो यहां पर साहिल के लिए निकल कर आ गई। देन मिस्टर साहिल transferred 10,000 shares out of his original shares on 15th July 24। देख रहे हैं आप 23rd जुलाई 24 से पहले का केस है।
हाँ, तो ओल्ड स्कीम लगेगी, इंडेक्सन का फायदा ले सकते हो, है ना। अगर 112 में केस आएगा, 112 वाला केस होगा तो इंडेक्सन नहीं मिलेगा, है ना, 10% टैक्स लगेगा, राइट। लेकिन जो एग्जामिशन लिमिट है वो 1,25,000 की काम आएगी। ओके, अच्छा, ₹4.65 per share he had acquired those 10,000 shares at a cost of ₹2,38,000 on 21st June 2021. Okay, further Mr. Jay transferred the shares acquired from Mr. Sahil for ₹80 per share on 28th February 2025. अब रुकिए जरा फ्रेंड्स, STT has been paid pertaining to the shares of ABC Limited। तो अभी ABC Limited के शेयर्स की यहां पर बात हो रही है। तो साहिल ने जो ये शेयर्स बेचे हैं फ्रेंड्स, आप देखिए साहिल ने 10,000 शेयर्स यहां पर बेचे हैं, राइट, यस। तो साहिल ने जो 10,000 शेयर्स यहां पर बेचे हैं, उन 10,000 शेयर्स के लिए उनको ₹65 पर शेयर के हिसाब से जो अमाउंट मिला है, एक्चुअली यहां उन्होंने वो 10,000 शेयर्स खरीदे थे एक्चुअली कितने में, तो फ्रेंड्स 2,38,000 में। अच्छा, तो अब एसटीडी पेड ट्रांजैक्शन है यहां, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 112 के लिए फिट केस है, तो 2,38,000 रुपीज जो कॉस्ट है वो यहां पर अलाउड होगी। तो 6,50,000 माइनस 2,38,000 4,12,000, ये इनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें साहिल के लिए अपीयर हो रहा है। ओके, 4,12,000 रुपीज का साहिल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नजर आ रहा है। 1,25,000 रुपीज लेस कर देने के बाद में बैलेंस पर जो 10% टैक्स है वो लगना चाहिए, सब्जेक्ट टू अदर पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। अच्छा, अब ये जो मिस्टर जय हैं, इनकी अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो जय ने 80 रुपीज में एक शेयर बेचा है, राइट, और उन्होंने खरीदा कितने का था, तो फ्रेंड्स 50 रुपीज तो उन्होंने कंपनी को दिए और 15 रुपीज उन्होंने साहिल को दिए, राइट, एक्वायर करने के लिए। तो इस तरह से उनको एक शेयर पर हम कह सकते हैं कि 15 रुपीज ही फाइनली बच रहा है, और उनके पास में कितने शेयर्स आए थे, 3,500 शेयर्स, राइट, 3,500 शेयर्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि साहिल के लिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो यहां पर हो रही है, वही 52,500, यस 52,500 हम कह सकते हैं साहिल के लिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल, एक मिनट, जय के लिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो हमें नजर आ रहा है। और अब आप देखिए इन्होंने 26 फरवरी 25 को बेचा है, मतलब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 111A का जो रेट है 20% वाला वो लगने वाला है। ओके, बिना किसी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के, मतलब 112 जैसी कोई लिमिट नहीं है। हां, नॉर्मली जो कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अनवेल्ड बचेगी तो वो एडजस्ट हो पाएगी। ओके, अच्छा, जितने पर्टिकुलर से जो रिजल्ट आ सकता है वो साथ ही साथ ऑब्टेन करते चलते हैं। अब आगे देखिए प्लीज। XYZ प्राइवेट लिमिटेड बॉट बैक 80,000 शेयर्स ऑन 14 दिसंबर 24, मतलब आप देख रहे हैं 1 अक्टूबर 24 ऑनवर्ड्स बायबैक की इवेंट अकर हुई है। इसका मतलब शेयर होल्डर के लिए 222F जिंदाबाद। जो भी बायबैक ऑफ शेयर्स पर मिलेगा अदर सोर्सेज में एज डिविडेंड, मतलब डिम डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। कंपनी सीडीटी पे करने के लिए लायबल नहीं होगी, मतलब कंपनी को कोई 115 क्यूए में एडिशनल इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। शेयर होल्डर के लिए जो भी शेयर्स की कॉस्ट रही होगी वो उनके लिए कैपिटल लॉस बन जाएगी, राइट, याद है ना सेक्शन 46 से। आइए जरा अब देखिए, तो XYZ लिमिटेड ने अपने 80,000 शेयर्स का बायबैक किया है at a value of ₹160 per share. Such shares were issued for ₹20 per share, 10 being the face value and 10 being premium during the financial year 2012-13. Such bought back includes 6,250 per share, 6,250 shares of Mr. Sahil, which he acquired on 20th February 22 for 36.80 per share, and 250 shares of Mr. Rahul, which was inherited from his father. Rahul's father acquired these shares on 25th May 20 for 10 rupees per share. Apart from this transaction, Mr. Rahul has income under the head salaries of ₹12,42,000 computed, on which no tax is withheld by the employer. Assume Mr. Sahil doesn't have any other income for the PY 24-25. अब जरा एक मिनट रुकिए, यहीं पर पहले हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने ये जो शेयर्स बायबैक किए हैं इसके लिए हम क्या कहेंगे, XYZ लिमिटेड को 115 QA में कोई एडिशनल इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, ये पक्की बात है। सबसे पहले साहिल के लिए अगर हम देखें तो साहिल को 160 पर शेयर से माय डियर फ्रेंड्स जो यहां पर 6,250 पर शेयर के लिए अमाउंट मिला होगा, यहां 160 पर शेयर से 6,250 पर शेयर्स के लिए उन्हें जो भी अमाउंट यहां पर मिला होगा, यस 10 लाख रुपीस का अमाउंट, वो उनके लिए 222F में डिम्ड डिविडेंड के लिए क्वालिफाई करेगा। पक्की बात है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और उन्होंने शेयर्स के लिए जो खर्च किया था कितना, 36.80,
36.806250 शेयर्स के लिए उन्होंने जो खर्च किया था, हाँ माय डियर फ्रेंड्स निकालता हूं वो अमाउंट आपके लिए, दैट इज 2,30,000, वो उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का यहां पर शेप ले लेगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का ये यहां पर शेप ले लेगा, राइट ना। तो देखिए इन्होंने अनलिस्टेड शेयर से, प्राइवेट कंपनी के शेयर से 24 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं, ओके 24 मंथ से ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग है, तो लॉन्ग टर्म का केस बन गया। अब साहिल के लिए आप देखिए यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हुई थी उनको कितनी, 4,12,000 की, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है वो 2,30,000 यहां पर बन रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि साहिल के लिए नेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आएगी वो कितनी कहलाएगी, ये सारी बातें भी आपको एमसीक्यू में माय डियर फ्रेंड्स रिक्वायर करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1,82,000, और उनके लिए माय डियर फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया था कितना, 52,500, राइट 52,500। अभी हमने साहिल के लिए ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो निकाला था 52,500। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि साहिल के लिए फाइनली जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो कितना कहलाएगा, तो 2,34,500, राइट। ये साहिल के लिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल गेन हेड का जो चार्जेबल सम है वो यहां पर निकल कर आएगा। एक बार जरा देखिए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स आर राइजिंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर साहिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। तो इस केस में हम यही कहेंगे क्या कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 1,82,000 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 52,500। देखिए जरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही 1,82,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 52,500 यहां पर साहिल के लिए ट्रीट किया जाएगा, ओके। अच्छा फ्रेंड्स, यहां चलिए एक और, अब जब इतने फैक्ट्स देख लिए तो इज XYZ लिमिटेड रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, इफ यस व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ सच एडिशनल इनकम टैक्स। तो हम क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल इनकम टैक्स सिंस बायबैक टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 1 October 24। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर साहिल फॉर AY 24, 25, 26। एज्यूम मिस्टर साहिल इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। अब आइए, जो मिस्टर साहिल की इनकम आपने देखी उनको अब कलेक्टिवली यहां पर कंसीडरेशन में लेकर चलते हैं। तो साहिल के लिए फ्रेंड्स आप देखिए यहां एक तो उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम 1,82,000। अच्छा, नॉर्मल रेट से जो इनकम उनकी टैक्स के लिए चार्जेबल बननी है, हम कह सकते हैं 10 लाख रुपीस की उनकी अदर सोर्सेज में वो डिम्ड डिविडेंड वाली इनकम, और 52,500 उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो 10,52,500 ये इनकी स्लैब रेट से इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बननी है। और जो 112 वाला LTCG जो बचा है, 112 वाला जो LTCG इनका बचा है वो कितना है, तो 1,82,000। इसमें से आपको पता है कि 1,25,000 एग्जेम्प्ट है 112A में। तो बैलेंस जो भी अमाउंट आएगा, यस माय डियर फ्रेंड्स, उस पर 10% की रेट से, क्योंकि जो अमाउंट है, जो डेट है वो 23 जुलाई 24 से पहले की है, तो इस पर 10% की रेट से इनका जो टैक्स है वो 5,700 निकल कर आ गया। तो अब इस पर हम स्लैब रेट्स से अगर टैक्स चेक करेंगे ना, आप चेक कीजिए फ्रेंड्स, तो यहां पर 3 लाख रुपीस तक इनकम जो टैक्स है वो निल, 3 लाख से 7 लाख तक 20,000, 7 लाख से 10 लाख तक 3 लाख पर 10% से 30,000, और माय डियर फ्रेंड्स बच गया 52,500। इस पर 15% की रेट से मैंने आपके लिए टैक्स निकाला, 7,875 आ गया, ओके। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं 57,875, राइट, 57,875 ये इनका नॉर्मल इनकम पर जो टैक्स है वो आ गया। इन दोनों का मैं आपके लिए सम टोटल कर देता हूं। तो यहां इस केस में वो जो अमाउंट है वो 13,575 आ गया, और सरचार्ज तो लगना नहीं है, हाँ सेस एवरग्रीन है वो 4% लगेगा ही लगेगा। तो मैंने इसका 104% आपके लिए निकाल दिया। लास्ट फिगर 5 रुपीज से ज्यादा है, इसलिए हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 14,120 साहिल की टैक्स लायबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स यहां पर निकल कर आ जाएगी, ओके। आइए देखिए जरा फ्रेंड्स, तो एक मिनट, मिस्टर साहिल के लिए एक सेकेंड, हाँ
तो यहां माय डियर फ्रेंड जो अमाउंट निकल कर आएगा बेसिकली वो अमाउंट यहां पर 57,875 यस और प्लस 5700 यस 63,575 यस 63,575 ओके। तो इसका 104% कर देते हैं फ्रेंड्स हम, हां तो वो 66,118 आ गया। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ही लास्ट फिगर को हम राउंड ऑफ करेंगे तो 66,120 ये साहिल की जो टैक्स लायबिलिटी है वो निकल कर आएगी। कॉन्सेप्चुअली आप बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आई होगी। और मैं रखता हूं आपके सामने नेक्स्ट एमसीक्यू, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी मिस्टर जय फॉर AY 25-26 एज्यूम ही हैज अ सैलरी इनकम ऑफ 4,25,000 कंप्यूटेड मींस नेट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स 250 की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाली बात आएगी। तो अब देखिए जय के लिए आपने अभी माय डियर फ्रेंड्स उनके लिए जो 52,500 का जो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन है वो तो निकाल ही लिया था, है ना। और ये भी डिसाइड कर लिया था कि 111A में केस आएगा 20% से टैक्स लगाया जाएगा। तो अब जय के लिए इन्होंने एक तो हमें सैलरी इनकम बता दी है फ्रेंड्स कितनी 4,25,000 आई थिंक, ओके देखना जरा एक बार, हाँ 4,25,000 रुपीज हमें जय की जो सैलरी इनकम है वो यहां बता दी गई है। तो वो हम साथ में रख लेते हैं यहां पर, यस फ्रेंड्स। तो 4,25,000 मैंने सैलरी इनकम रख ली और इसके अलावा इनका 111A वाला शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन में नजर आ रहा है 52,500 का, और तो शायद कोई इनकम हुई नहीं है। तो अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स यहां 4,25,000 रुपीज में से 2,50,000 रुपीज पर जो टैक्स है वो निल आएगा। और जो एक्सेस अमाउंट है फ्रेंड्स 1,75,000 राइट, 1,75,000 रुपीज का जो अमाउंट है उस पर जो टैक्स है वो 5% की रेट से यहां पर निकाल दिया जाएगा। तो 1,75,000 इंटू 5% 8,750 ओके। और ये जो 52,500 है इसके लिए हम जान चुके हैं 20% की रेट से जो टैक्स है वो यहां पर निकाला जाएगा, वो भी निकाल देता हूं मैं आपके लिए 10,500 ओके। और इस तरह से जो टैक्स का अमाउंट है माय डियर फ्रेंड्स वो 19,250 आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं साहिल की जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब 87A में ये रिबेट के लिए एलिजिबल है, पक्की बात है। तो 12,500 की हम इनको 87A में रिबेट अलाउ करेंगे और उसके बाद में माय डियर फ्रेंड जो नेट टैक्स है 6750 वहां तक पहुंचेंगे। इसका 104% निकाल देंगे, मतलब सेस मिलाने वाली बात। तो 7020 ये जय की जो टैक्स लायबिलिटी है वो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर निकल कर आएगी। ओके आइए जरा मैं रखता हूं आपके सामने वही चीज यहां। तो 7020 ये जय की जो टैक्स लायबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स वो निकल कर आ गई। अब देखिए जरा अगला पॉइंट, वेदर द इनकम अराइजिंग ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राहुल, इफ यस व्हाट अमाउंट एंड अंडर व्हिच हेड इट वुड बी टैक्सेबल। तो देखिए जो पर्टिकुलर्स आपको राहुल से रिलेटेड यहां पर दिए गए, राहुल को 250 शेयर्स जो इनहेरिटेड होकर उनको अपने फादर से मिले थे। पक्की बात है कि राहुल के शेयर्स का भी यहां जो बायबैक हुआ है 250 शेयर्स इंटू 162 राइट, एक मिनट 160 इंटू 160। तो यहां पर जो भी अमाउंट ये आएगा 250 इंटू 160 40,000 रुपीज हम कह सकते हैं राहुल के लिए। 222F में जो डीम्ड डिविडेंड है वो कहलाएगा। और उन्हें वो शेयर्स जो अपने फादर से इनहेरिटेड होकर मिले हैं तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज कॉस्ट टू फादर जो भी उनके लिए रही थी। तो 250 शेयर्स के लिए 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 2,500 रुपीज उनके लिए डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट की जाएगी, जो एज पर सेक्शन 46A यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का यहां पर शेप ले लेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्यों? क्योंकि उनके फादर ने जो शेयर्स एक्वायर किए थे ओके वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें लेना होता है। तो 24 मंथ ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग हो चुका है बायबैक से पहले, इसलिए इस केस में 40,000 रुपीज माय डियर फ्रेंड्स राहुल के लिए यहां डिम्ड डिविडेंड कहलाएगा अदर सोर्सेज में, एंड 2,500 रुपीज उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस राइज होगा। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर राहुल फॉर AY 25-26 एज्यूम ही इज पेइंग टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC ओके। तो राहुल के लिए जो पर्टिकुलर्स आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स देखिए राहुल को एक तो सैलरी की जो इनकम है वो हुई है कितनी 12,42,000 की, नेट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह में दी गई है क्योंकि कंप्यूटेड वर्ड से हमें यही अपीयर हो रहा है। तो 12,42,000 रुपीज की उनकी सैलरी इनकम होगी। और 222F का डिम्ड डिविडेंड वो भी नॉर्मल रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बनता है 40,000 रुपीज वो हो गया ओके। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो सैलरी या डिम्ड डिविडेंड से एडजस्टेबल नहीं होता। तो यहां इस केस में
उनके लिए अगर हमसे कोई टोटल इनकम की बात करेगा तो और तो कोई पर्टिकुलर राहुल के लिए है नहीं है। तो 12,82,000 ये हम कह सकते हैं राहुल की टोटल इनकम आ गई। ओके, अब बारी है टैक्स लायबिलिटी निकालने की। दोनों ही स्लैब रेट्स से इनकम टैक्स के लिए यहां चार्जेबल बननी है, पक्की बात है। दोनों ही इनकम को स्लैब रेट्स की से टैक्स के लिए यहां पर चार्जेबल बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स 3 लाख रुपीज तक इनकम टैक्स, अगले 4 लाख पर टैक्स 5% से 20,000, अगले 3 लाख पर 7 to 10 टैक्स 10% से 30,000, 10 to 12 तक अगेन 15% से टैक्स दैट इज 30,000, और 82,000 रुपीज पर जो टैक्स है वो आएगा इनका 20% से दैट इज 16,400। तो जो टैक्स की लायबिलिटी यहां पर निकल कर आएगी माय डियर फ्रेंड्स वो 96,400 निकल कर आएगी। पक्की बात है, 96,400 इनका टैक्स निकल कर आएगा। 4% सेस जो एवरग्रीन है वो तो यहां पर लगाया ही जाएगा 3856। तो जो रिजल्टेंट फिगर है वो आ रही है 1,02,56। सर यही होनी चाहिए टैक्स लायबिलिटी? नहीं, आप देखिए स्पेसिफिकली बोला गया है कि नो टैक्स इज विदहेल्ड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब क्या कि सैलरी इनकम पर राहुल का जो टीडीएस है वो नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या कि जो अदर इनकम है दैट इज डिविडेंड की, उस पर तो सेक्शन 194 में जो टीडीएस है वो हुआ होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली गिवन है कि सैलरी पर टीडीएस नहीं हुआ है। तो इस पर तो जो 10% की रेट से टीडीएस है वो 194 में पेयर ने काटा होगा। आपको याद है ना डिविडेंड पर टीडीएस के लिए सेक्शन 194। तो यहां इस केस में आप उस टीडीएस का एडजस्टमेंट और करें, ये इंस्टीट्यूट आपसे चाहती है। तो डिविडेंड पर माय डियर फ्रेंड्स 4,000 रुपीज, राइट ना, 40,000 पर 10% से दैट इज 4,000 रुपीज। तो यहां पर जो रिजल्टेंट फिगर आएगी अब 96,256 ये टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। और राउंड ऑफ करने तो 96,260 हम कह सकते हैं उनका टैक्स पेबल कहलाएगा। अगर राउंड ऑफ में गिवन होगा तो ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में देना है। हां तो चेक कर लेंगे फ्रेंड्स यहां पर क्या पर्टिकुलर समय दिए गए हैं। तो इस केस में जो टोटल इनकम है वो 1282 और टैक्स पेबल हुई 96,260। ये करेक्ट आंसर यहां पर कहलाएगा। आई होप आपने इस केस सिनेरियो को भी एंजॉय किया होगा। आइए अब मैं फ्रेंड्स पोएम के कॉन्सेप्ट वाली बात का यूज और उसी से कनेक्टेड ट्रांजिशनल प्रोविजन वाला सेक्शन 115 जेएच जो हम फॉरेन टैक्स चैप्टर में डिस्कस करते हैं पोएम के कॉन्सेप्ट के साथ में, पोएम का कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड ट्रांजिशनल प्रोविजन वाला सेक्शन 115 जेएच और उस रिलेशन में सीजी के द्वारा इशू की गई जो नोटिफिकेशन है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसका इंडिया में पोएम अगर एस्टैब्लिश हो भी जाए तो हां वो इंडिया में रेजिडेंट ट्रीट की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्हें किसी से डिविडेंड की इनकम होगी तो आप 194 में रेजिडेंट पे ही होना जरूरी है। तो वो फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में रेजिडेंट होगी तो उनका 194 में टीडीएस काटने से काम चल जाएगा, नहीं। टीडीएस वगैरह के लिए वो फॉरेन कंपनी ही ट्रीट की जाएगी। फॉरेन कंपनी वाले जो टीडीएस के प्रोविजंस है वो लगेंगे। याद कीजिए फ्रेंड्स 115 जेएच में आपने देखा था सीजी ने जो नोटिफिकेशन इशू कर रखी है उसमें इस तरह की बातें कह रखी है ना कि उनका जो फॉरेन बिजनेस में इनकम टैक्स रिकॉर्ड पर जो भी उनका लॉस वगैरह होगा वो इंडिया में जब वो रेजिडेंट ट्रीट की जाएंगी, ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगाने की बात आएगी तो उन्हें अपने फॉरेन बिजनेस लॉस वगैरह का बेनिफिट मिल पाएगा। आइए देखिए मैं रखता हूं जरा क्वेश्चन आपके सामने। क्या यहां पर गिवन है ग्लोबल Tech Incorporation, a company incorporated in USA, has global assets worth rupees 50 crores and Indian assets worth rupees 25 crores. तो my dear friends, अब ये जो फॉरेन कंपनी है इसकी जो इंडियन असेट्स हैं वो इसकी टोटल असेट्स की 50% से लेस देन होनी चाहिए, वो लेस देन नहीं है। तो मतलब वो जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए जो 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 3 वो यहां पर फुलफिल हमें नजर नहीं आ रही है। पहली 2 लाइनों से क्लियर हो गया कि जो वहां पर दूसरी कंडीशन है कि भाई जो इनकी इंडियन असेट्स है वो टोटल असेट्स के 50% से लेस देन होनी चाहिए या इक्वल है, बात नहीं बनेगी। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाला जो टेस्ट है वो फ्लॉप हो गया। नाउ इट्स टर्नओवर ड्यूरिंग द पीवाई 24-25 इज $US इक्विवेलेंट टू 90 crores आउट ऑफ 10 बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल 24-25 ओनली 4 वर हेल्ड इन इंडिया। तो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स इनकी बाहर ही हो रही है, लेकिन की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस एज अ होल were made in India at these meetings। तो बस क्लियर हो गया क्या कि ये जो कंपनी है जिनका जो भी की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस है वो एज अ होल अगर उन्हीं 4 मीटिंग्स में इन इंडिया कर लिए जा रहे हैं तो कंफर्म हो गया कि इनका जो पोएम है वो इन इंडिया ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इनके एज अ होल जो भी की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस है वो इंडिया में लिए जा रहे हैं। तो इनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया क्लियर हो गया। नाउ इनोवेट लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इंटेंड्स टू रेमिट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू ग्लोबल टेक इनकॉर्पोरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो
अब अगर ग्लोबल टेक इनकॉर्पोरेशन ने जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं अगर वो इंडिया में यूटिलाइज हो रही हैं तो पक्की बात है क्या कि ये जो फीस है ये माय डियर फ्रेंड्स एज पर सेक्शन 9 वो इनकी इंडिया में एक्रू और अराइज हुई ट्रीट की जाएगी। आप पढ़ते हैं ना सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में वो इनकी इंडिया में एक्रू अराइज हुई कहलाएगी। एज्यूम सच फीस इज नॉट पेड अंडर एन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय द सीजी। तो मतलब 115 ए का जो कंसेशनल रेट है 20% वाला वो नहीं लगना है, नॉर्मल रेट से ये इनके लिए टैक्स के लिए अमाउंट चार्जेबल बनना है। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ग्लोबल टेक इनकॉर्पोरेशन फॉर द PY 24-25 वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय इनोवेट लिमिटेड, इफ यस एट व्हाट रेट टू इग्नोर सरचार्ज एंड सेस। तो पहले तो मैं आपको यहां पर यही क्लियर कर दूं क्या कि सिंस इनका पोएम इंडिया में है इसलिए ये जो ग्लोब टेक कंपनी है ये इंडिया में रेजिडेंट कहलाएगी, लेकिन इनका जो टैक्स है वो माय डियर फ्रेंड्स ये टीडीएस के लिए फॉरेन कंपनी ट्रीट की जाएंगी। फॉरेन कंपनी और अदरनार को जो इनकम के पेमेंट पर टीडीएस वाला सेक्शन 195 वो लगेगा, इनफोर्स रेट से टीडीएस कटेगा। तो यहां पर सिंस ये 115 ए वाली इनकम नहीं है तो नॉर्मल जो इनफोर्स रेट है 195 में आपको याद है ना, फॉरेन कंपनी के लिए 35% और अदर एनआर के लिए 30%, तो वो यहां पर इफेक्ट में बात आएगी। ओके फ्रेंड्स, आइए अब ले चलता हूं आपको मैं इस आरडीपी के सेकंड पार्ट में जहां पर हमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो क्विकली यहां पर डिस्कस करने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की जरा मैं वो आपको दिखा देता हूं, काइंडली देखिए। तो आप कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड एज पर सेक्शन 115 BAA फॉर EY 25-26 स्टेटिंग रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। तो मैं 115 BAA के हिसाब से इनकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ओके, तो द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ तिरुपति प्राइवेट लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग शोज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 crore 7 lakhs फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 25 आफ्टर डेबिट और क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम। सबसे पहले क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L क्या क्या हो रखा है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम वैकेंट लैंड 2,55,000 पीजीबीपी की इनकम के लिए इसे यहां से आउट करेंगे और अदर सोर्सेज में ले जाएंगे, राइट, क्योंकि प्लॉट से रेंटल इनकम हो रही है। ओके, रेंट रिसीव्ड ग्रॉस फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी 5,30,000 टीडीएस बाय टेनेंट एट द रेट 10%। तो माय डियर फ्रेंड्स अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला जो रेंट है इसको भी पीजीबीपी के लिए हम यहां से बाहर कर देंगे, है ना फ्रेंड्स। और ये जो इनकम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड मैम टैक्स के लिए चार्जेबल। एक मिनट, ये हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये तो उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है ना, तो पक्की बात है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल इसे बनाएंगे, राइट। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स रिफंड पीजीबीपी के लिए इसको यहां से बाहर करेंगे और इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाएंगे। देन माय डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट, तो कैपिटल गेन के नेचर की इनकम है, तो इस अमाउंट के लिए कैपिटल गेन हेड में जो चार्जेबिलिटी है वो अराइज होगी सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। पीजीबीपी के लिए इसको यहां से बाहर कर देंगे। Then friends, dividend from ABC Incorporation New York based a wholly owned subsidiary in February 25 rupees 6 lakhs। तो पीजीबीपी के लिए इसको यहां से बाहर करेंगे और अदर सोर्सेज में इसको लेकर जाएंगे। देन अब डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स देखिए, डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L, डेप्रिसिएशन चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L, पता नहीं कैसे चार्ज कर रखा है, इसको हम यहां एड बैक करेंगे, इनकम टैक्स वाला नीचे मिलेगा उसको लेस करेंगे। डोनेशन ऑफ ₹85,000 पेड टू स्वच्छ भारत कोष पीजीबीपी के लिए इसको यहां से बाहर करेंगे। सर 80G तो दे देंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 115 BAA के हिसाब से इनकम कंप्यूट करनी है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज 1,90,000। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा हूं, पहले मैं आपको यहां ये दिखा देता हूं। द eligible salaries and dearness allowances for the pension scheme referred to under section 80 CCD is ₹10 lakhs। तो मैं आपको याद दिला दूं, पहले जो 10% था अब वो 14 हो गया है, मतलब 1,40,000 रुपीस तक का एम्प्लॉयर 1,40,000 रुपीस तक का एम्प्लॉयर को सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A में माय डियर फ्रेंड्स जो डिडक्शन है वो अवेलेबल है। याद है ना सेक्शन 36 अदर डिडक्शन वाला, वहां सबसेक्शन 1 के क्लॉज 4A में 14% तक की जो डिडक्शन है वो अलाइबल है। तो यहां पर आप देखिए इन्होंने कितना कर रखा है 190, तो 140 है लिमिट, तो हम कह सकते हैं कि जो 50,000 रुपीस है वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। देन पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर ₹68,000 बाय अकाउंट पे चेक बट नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स, ट्रांसपोर्टर इज हैविंग पेन एंड
furnace declaration that is covered in the section 44A and not having more than 10 goods carriages at any time during the previous year, तो हम कहेंगे इसका नो ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि इनका टैक्स डिडक्टेबल ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर हैं अगर वो प्रीवियस ईयर में अगर 10 से गुड्स कैरेजेस के ऑनर नहीं है, उन्होंने पेयर के पास डिक्लेरेशन दे दी, तो 194C में टीडीएस एग्जाम्पशन है, तो जब इस अमाउंट पर टैक्स डिडक्टेबल ही नहीं है तो टीडीएस नहीं काटो तो क्या गुनाह किया, इसलिए नो ट्रीटमेंट, इसका में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोनस टू एम्प्लॉइज ₹4,48,000 हाउएवर पेमेंट वाज मेड ऑन 18 दिसंबर, तो फिर तो ये डिसअलाउ करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद कंपनी ने इसको पे किया है। प्रोविजन मेड फॉर इनकम टैक्स 420 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹70,000 डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करेगा, राइट। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1 लाख टू ए यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3512, सर ये तो लायबल है ना 100%, तो इसकी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन 115 BAA होने की वजह से नहीं मिल पाएगी। इंटरेस्ट ऑफ ₹1,50,000 ऑन लोन बोरोड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इन एबीसी इनकॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स अब पीजीबीपी के लिए तो हम ये अदर सोर्सेज के आइटम से रिलेटेड खर्चा है, तो पीजीबीपी के लिए तो इसको डिसअलाउ कर देंगे। और ये 150 की जो इनकम उन्हें हुई है 6 लाख रुपीस का जो उन्हें डिविडेंड मिला है, उसको कमाने के लिए उन्होंने 150 का जो इंटरेस्ट दिया है डिविडेंड इनकम से केवल इंटरेस्ट एक्सपेंस के लायबल, और वो भी 20% तक। तो मतलब 150 जो इंटरेस्ट दिया है वो पूरा नहीं, बल्कि केवल इंक्लूड की जाने वाली इनकम से रिलेटेड जो 20% पोर्शन होगा वो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर उनको अलाइबल बनेगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर हम कह सकते हैं ये इनका अदर सोर्सेज हेड में आउटर कॉलम में जाएगा, जीटीआई का पार्ट ये अमाउंट बन पाएगा। देन फ्रेंड्स आगे देखिए, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 18 lakhs ये अलाउ करेंगे। हाउएवर व्हाइल कैलकुलेटिंग सच डेप्रिसिएशन रेट एप्लीकेबल टू कंप्यूटर्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर एक्सेसरीज लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर्स, नो प्रॉब्लम। एंड ईपीएबीएक्स यहां प्रॉब्लम है, द रिटन ऑन वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स एज ऑन 1 April 24 इज गिवन बिलो। प्रिंटर एंड स्कैनर ये ईपीएबीएक्स ये, तो ईपीएबीएक्स तो ये नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी, इस पर 15% डेप्रिसिएशन आपको डेबिट करना चाहिए था, आपने 40 कंप्यूटर वाला कैसे कर दिया। 25 जो आपने ज्यादा यहां पर डेबिट किया है ये हम कहेंगे डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 18 लाख में से आप ये 1,25,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अलाइबल नहीं है। आपको ईपीएबीएक्स पर केवल 15% जो डेप्रिसिएशन है वही मिलना है, तो 16,75,000 हम कहेंगे इनका अलाइबल डेप्रिसिएशन बनेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर 34 lakhs ऑन 18 November 24 हैज नॉट बीन कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट एज अबव। नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन 115 BAA के केस में मिलता ही नहीं है। देन प्रोविजन फॉर ऑडिट फी ₹1 lakh वाज मेड इन बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24 विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। सच फीस वाज पेड टू ऑडिटर्स इन October 24 आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194J एंड टैक्स डिडक्टेड वाज डिपॉजिटेड ऑन 12 December 24। तो पक्की बात है कि जिस साल का खर्चा था आपने उस साल पे टीडीएस काटा ही नहीं आपने माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पक्की बात है कि इसका जो 30% है वो आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में एसएससी कंपनी के लिए डिसअलाउ कर दिया होगा, है ना, क्योंकि जिस साल का खर्चा था उस साल में आपने टीडीएस काटा ही नहीं, तो इसका 30% मतलब 30,000 रुपीज प्रीवियस ईयर 23-24 में डिसअलाउ हो गया होगा। अब गवर्नमेंट को आप करेंट ईयर में रेवेन्यू का कलेक्शन करके दे रहे हैं, टीडीएस काट के करेंट ईयर में आप गवर्नमेंट को अगर इस फीस पर जमा करा रहे हैं तो ये 30,000 जो लास्ट ईयर में डिसअलाउ हुआ था अब ये करेंट ईयर में अलावेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, इसकी डिडक्शन देंगे हम। ओके, देन फ्रेंड्स आगे देखिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ₹90,000 फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आउट ऑफ सच आउटस्टैंडिंग अमाउंट द कंपनी पेड ₹45,000 इन कैश ऑन 20 August 2024। अरे याद कीजिए सेक्शन 48(3)(a, हां, कि अगर आपको एक्सपेंस के इनकरेंस के बेस पर अगर डिडक्शन मिल भी गई और बाद में अगर आपने वायलेशन किया तो ये वायलेशन वाली ईयर की पीजीबीपी हेड में आपकी डीम्ड इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। ये पीजीबीपी हेड में इनकी करंट ईयर की डीम्ड इनकम बन जाएगा। देन ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज इशूड 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each at premium of ₹90 each। the fair market value of is 60 per share at the time of issue of share। अरे तो आपने ₹100 का शेयर, ₹10 फेस वैल्यू, ₹90 प्रीमियम, ₹60 से ज्यादा ₹40 पर शेयर जो आपने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए लिया, तो ये 40 लाख रुपीस आपकी अदर सोर्स की इनकम बन जानी चाहिए। अरे माय डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A जो कहता था, 7B जो कहता था वो तो अब इतिहास हो गया है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अब वो फाइनेंस एक्ट 2024 से एबॉलिश हो गया है। इसलिए अगर एग्जामिनर इस तरह की बात अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे भी, तो अब माय डियर फ्रेंड्स आप जो हमेशा करते आए हैं वो काम नहीं करेंगे और इस तरह की गलतियां ना हो, इसके लिए मैंने जो यूनिक क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ में डिस्कस किए एक प्रैक्टिस मैराथन में, वहां इस तरह की सारी बात माय डियर फ्रेंड्स मैंने जिस तरह की चीजें आपको इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करने के लिए दे
सकती हैं। इस तरह के सारे जो पॉइंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स वो हमने वहां पर डिस्कस भी किए हैं। आपको याद होगा, उस सेशन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से इजीली उसे देख सकते हैं, जहां से आपके कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिफ्रेश हो जाएंगे इस तरह के यूनिक पॉइंट्स के साथ में। देन आगे देखिए अब जरा, प्लॉट वाज सोल्ड इन मार्च 25 फॉर ₹58 lakhs, वाज एक्वायर्ड इन जनवरी, एक्वायर्ड बाय कंपनी इन जनवरी 23, तो मतलब 24 मंथ ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गया, लॉन्ग टर्म का केस बन गया, लेकिन 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड से सेल है, तो मतलब इंडेक्सन गया। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं 58 lakhs माइनस 50 lakhs, यहां 8 lakhs रुपीस इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, राइट। कंपनी सस्ती है, हाँ 8 lakhs पर 20% की रेट से जो टैक्स है वो, एक मिनट, 115 BAA इन्होंने ऑप्ट किया है, कोई बात नहीं, 112 में इनका 8 lakhs पर 20% की रेट से जो टैक्स है, 12.5% की रेट से जो टैक्स है, क्योंकि आपको पता है ना अब इंडेक्सन चला गया है, 12.5% एलटीसी पर टैक्स रेट रह गया है, 23 जुलाई 24 ऑनवर्ड्स का केस हो तो बस वही काम करना है, 8 lakhs पर 12.5% से जो टैक्स है वो निकाल देना है। द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरम डिविडेंड एट द रेट 10% ऑन शेयर कैपिटल बीइंग 5,20,000 इन सितंबर 24। अब आप देख रहे हैं कंपनी की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट 31 अक्टूबर, 7 मंथ प्रायर मींस 30 सितंबर से पहले कंपनी ने अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो माय डियर फ्रेंड्स उन्हें डिविडेंड मिला था 6 lakhs का, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम किया 1,20,000 का, 4,80,000 रुपीस हमने उनकी जीटीआई में डिविडेंड इंक्लूड किया, उन्होंने डिविडेंड आगे बांट दिया 520, तो हमने टीएम में डिडक्शन कितने की देंगे माय डियर फ्रेंड्स, विचएवर इज लोअर, मतलब 4,80,000 की। याद है ना फ्रेंड्स, 115 BAA में भी आने के बाद में आप 80M तो एंजॉय कर ही सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो सेक्शन 80M में इन्हें 4,80,000 रुपीस की जो रिडक्शन है वो यहां मिल पाएगी। ओके, और सीआईआई आपको कंफ्यूज करने के लिए बस यहां पर दिए गए हैं। अब हर एक पॉइंट के लिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने जो डिस्कशन आपके साथ किया है ना, यस यही सारी चीजें आपको एग्जैक्टली यहां पर सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगी, बिना किसी और स्पेसिफिक चीज के। अब ये तो आपको पता ही है कि भाई रेंटल इनकम के साथ में आपको 30% रिपेयर कलेक्शन चार्जेस की रिडक्शन मिलती है। बाकी जो मेन चीजें थी कि हाँ डोनेशन हम डिसअलाउ करेंगे, नीचे आप देखोगे 80G में अलाउ नहीं होगा, इसके अलावा वो 14% तक अलाउंस मिलेगी, एक्सेस डिसअलाउ होगा। ये हर एक पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ना फ्रेंड्स, एज इट इज यही सारी चीजें कि प्रिंटर स्कैनर तो हम ट्रीट करते हैं कंप्यूटर, लेकिन वो ईपीए बीएक्स नहीं करते, तो उसका जो 25% डेप्रिसिएशन है वो हमें यहां पर अलाइबल डेप्रिसिएशन से रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना अलाउ होगा? 16,75,000। ये सारी बातें माय डियर फ्रेंड्स अदर सोर्सेज में जो प्लॉट वगैरह के रेंट जो जाएंगे वो वहां पर लिए गए। ओके, तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स जो चीजें हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड की गई हैं। कैपिटल गेन के लिए भी वही सारी बातें हैं फ्रेंड्स, जो 8 लाख रुपीस वाला अमाउंट है। एनीवे, तो जो यहां आप टोटल इनकम है वो सबसे पहले एसएससी कंपनी की निकाल कर ला पाए, और जो एलटीसीसी वाला 8 लाख का अमाउंट है उस पर 12.5%, बाकी जो भी अदर देन 8 लाख बचा उस पर 22%, 10% फ्लैट सरचार्ज होता है वो लगाएंगे, 4% सेस, लास्ट फिगर 5 रुपीज से ज्यादा है, नेक्स्ट 10 तक उसको राउंड ऑफ करके ले आएंगे। और आइए माय डियर फ्रेंड्स अब मैं ले चलता हूं आपको जो असेसमेंट ऑफ फर्म्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें। यस फ्रेंड्स, देखिए तो वत्सल, विहान एंड वायु। अच्छा एक मिनट जरा क्वेश्चन की डिमांड देख ले पहले एक बार क्विकली। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। ओके, तो अब फर्म की टोटल इनकम के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन टेस्ट करते हैं। वत्सल, विहान एंड वायु आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ वीएसके एंड कंपनी व्हिच वाज फॉर्मड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 24। द फर्म इज एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ रेप्यूटेड कंपनी। इट रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट एज पर P&L of 4,50,000 after debit or credit of the following items: depreciation on generator and computers rupees 1,10,000। ओके, अभी होल्ड पर रखते हैं जरा इस आइटम को। हाँ, वर्किंग पार्टनर सैलरी 82,000 पर मंथ फॉर ईच पार्टनर। तो ये पक्की बात है कि 82,000 रुपीज पर मंथ से 3 पार्टनर्स हैं इनके, और 1 जून को ये फर्म फॉर्म हुई है तो 10 मंथ्स का रिम्यूनरेशन गया होगा। ये जो भी अमाउंट आएगा ये पहले एड बैक कर दिया जाएगा, बुक प्रॉफिट निकलेगा, उससे लिमिट आएगी, उसके बाद चेक करेंगे एक्चुअल रिम्यूनरेशन को, उससे कंपेयर करेंगे और जो लोअर होगा उसकी डिडक्शन देंगे ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स 18% पर annum। द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द फर्म डेबिटेड टू P&L बीइंग 360। तो 3,60,000 में हम कह सकते हैं 12% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 से ऊपर जो 6% आपने पे किया वो गुनाह हो गया, वो एक्सेस अमाउंट है, इसलिए 1,20,000 रुपीस का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउंस के लिए क्वालिफाई करेगा। 40 क्लॉज बी, डोनेशन टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी 80,000 बाय कैश, 70,000 बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। तो पीजीबीपी के लिए तो पहले हम पूरा 150 यहां पर एड बैक कर देंगे, है ना। पीजीबीपी की इनकम के लिए तो मेरे फ्रेंड्स डोनेशन कोई लायबल एक्सपेंस नहीं है, और ये जो कैश वाला डोनेशन है इस पर 80G नहीं देंगे। हाँ, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से जो अमाउंट पे किया है इस पर 80G हम इनको अलाउ कर देंगे। देन मंथली रेंट पेड टू पार्टनर वत्सल फॉर यूज
use of his premises go down 36,000 per month and it is occupied from 1st October 24. The market value, market rent for the premises is ascertained at rupees 15,000 per month. No tax was deducted at source on the rent paid. तो आप देख लीजिए ये जो रेंट का अमाउंट है ये 240 से ज्यादा 6 मंथ्स का नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 194 आई में टीडीएस की लिमिट है 240 की, लेकिन बस दिक्कत क्या है कि 36,000 आपने रेंट जो पे किया 15,000 रुपीज की वर्थ वाली बिल्डिंग के लिए, आपने 1 अक्टूबर से 6 मंथ्स का ये जो अमाउंट आएगा 21,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स 1,26,000 रुपीज आपने पार्टनर को ज्यादा पेमेंट किया। फर्म के लिए पार्टनर सेक्शन 48(2) में रिलेटिव की डेफिनेशन में एक तरह से आते हैं, है ना, स्पेसिफाइड पर्सन में कवर्ड है, तो इसके लिए फर्म के लिए 1,26,000 डिसअलाउ कर देंगे। देन द फर्म इनकर्ड ₹5 lakhs by way of expenditure towards the cost of gold coin awarded to customers on the first day of their showroom inauguration. The cost of each gold coin was less than 10,000 and one coin was given to each buyer on that day selected through lucky draw. No tax was deducted at source on such gold coin given to the customers. तो पहले तो मैं आपको याद दिला दूं 115BB में जहां कैजुअल इनकम 30% से टैक्स के लिए चार्जेबल होती है, 194B में टीडीएस के लिए वहां एग्जम्पशन भी 10,000 की है। 10,000 तक अगर कैजुअल इनकम किसी को नहीं दे रहे हैं आप तो उसका टीडीएस काटने की आपको जरूरत भी नहीं है। ओके, तो टीडीएस नहीं काटा, कोई गुनाह नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, फर्म के लिए ये जो एक्सपेंस उन्होंने शोरूम इनॉग्रेशन किया है तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने लकी ड्रॉ निकाला है। ओके, तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स अट्रैक्टेड होंगे, तो ये एक तरह से बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस है, आपने पीएनएल में डेबिट किया है, कोई गुनाह नहीं किया, इसका नो ट्रीटमेंट, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में जरा आइए। डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स लायबल अंडर सेक्शन 2 लाख अंडर सेक्शन 32 रुपीज अंडर सेक्शन 32 रुपीज 2,43,000 ये अलाउ होगा। तो अब जो आपने स्टार्टिंग में हमें दिया था ना जनरेटेड कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन वगैरह, ये हम कहेंगे पता नहीं कैसे दिया हुआ है, इसको हम अब डिसअलाउ करेंगे। ओके, देन वन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाज एक्वायर्ड ऑन 10 July 24 फॉर ₹3 lakhs. द फर्म यूज्ड द ट्रेडमार्क विद इफेक्ट फ्रॉम 1 December 24 सिंस देयर वाज सम डिस्प्यूट इन टाइटल ऑफ द प्रीवियस ओनर एंड वाज क्लियर्ड थ्रू कोर्ट डिक्री ओनली ऑन November 24. तो अब हम क्या बोलेंगे यहां, 3 लाख रुपीस का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इंटेंजिबल असेट है 25% डेप्रिसिएशन, लेकिन नॉर्मल का हाफ। ओके, क्योंकि पीरियड ऑफ यूज 180 डेज से कम है, तो इतना इंटेंजिबल असेट का जो डेप्रिसिएशन माय डियर फ्रेंड्स वो यहां पर निकल कर आ जाएगा 37,500, यहां पर 243 के अलावा और मिल जाएगा। ऑल द पार्टनर्स आर वर्किंग पार्टनर विद द सैलरी इंटरेस्ट आर ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपने जो भी हर एक आइटम के लिए ट्रीटमेंट डिस्कस किया उससे पहले नेट आप बुक प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, उसके बेस पर आप लिमिट निकालेंगे। यस, नेट प्रॉफिट में जो भी एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स हर एक आइटम के लिए, वही आपको एग्जैक्टली यहां पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो गोडाउन का रेंट वेंट हो, सारी चीजें आपको वो यहां पर देखने को मिलेंगी। और पहले आएगा बुक प्रॉफिट आपका, पीजीबीपी के सारे एडजस्टमेंट कर देने के बाद में इसके बेस पर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट कम आ रही है, ज्यादा रेम्यूनरेशन पे किया है तो लिमिट तक अलाउड होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा। यही जीटीआई है 80GC में माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, 80GC में इन्हें कैश वाले डोनेशन की नहीं, बाकी इलेक्ट्रल ट्रांसफर वाले डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी। सर्टेनली पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रल ट्रस्ट को जब हम डोनेशन देते हैं तो 80G नहीं 80GC में अलाइबल होते हैं, कंपनी के लिए 80GGB में। यस माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी के लिए 80GGB में, और जो अदर पर्सन है उनके लिए 80GGC में पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए जो डोनेशन हैं वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो पक्की बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहां सर्टेनली वो लास्ट क्वेश्चन में जो था ना स्वच्छ भारत को, इनफैक्ट उससे कनेक्ट हो गया पॉइंट। तो कोई आपको तो क्लियर होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर कोई कंपनी को डोनेशन देती है तो 80GGB में डिडक्शन मिलती है, अगर कोई अदर पर्सन अगर डोनेशन देते हैं तो 80GGC में डिडक्शन ले पाते हैं। जब बात छेड़ी है तो एक बात आपको और रिवाइज कराता हूं कि अगर कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन में अगर एडवर्टीजमेंट के लिए उनको कोई अमाउंट अगर पे किया है तो वो कंपनी के लिए डीम्ड कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। भले ही 37(2)B में पीजीबी में अलाउ नहीं होता, लेकिन 80GGB मिल पाता है। लेकिन अगर नॉन कॉर्पोरेट पर्सन लाइक कंपनी लाइक फर्म अगर पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में एडवर्टीजमेंट के लिए कोई खर्चा उन्हें पे करती है तो वो 37(2)B में पीजीबी में डिसअलाउ भी होगा और वो डीम्ड कंट्रीब्यूशन भी नहीं बनेगा, अगेंस्ट जीटीआई भी अलाउ नहीं होगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको और रिकॉल हो गया होगा, हालांकि इसकी यहां जरूरत नहीं थी, लेकिन अच्छा पॉइंट आपको रेफरेंस बस अलग से करा दिया है। और आइए जरा अब ट्रस्ट चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाए तो XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A(B) derives income from property held under trust 500 lakhs during the financial year 24-25. The trust decides to pay an amount of rupees 200 lakhs to another trust, ABC Educational Trust, which is also registered under section 12A(B). How much of the amount paid by XYZ charitable trust will be considered as application of income for charitable purposes if such a contribution is given with the direction that the same shall be used for general charitable purposes
एंड नॉट एज कॉर्पस। तो माय डियर फ्रेंड्स इस केस में तो आप याद कीजिए जितना उन्होंने डोनेशन दिया, हाँ, उसका 85%, क्योंकि 15% तो सामने वाले एडॉक डिडक्शन ले ही लेंगे, तो यहां पर हम कह सकते हैं 170 lakhs यहां पेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन कहलाएगा। लेकिन दूसरा केस, इफ सच कंट्रीब्यूशन इज गिवन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट द अमाउंट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ इट्स कॉर्पस, तो इस केस में पेयर ट्रस्ट के लिए हम कहेंगे निल एप्लीकेशन, है ना, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन अलाउड नहीं है, राइट ना। अगर किसी ट्रस्ट ने किसी दूसरे ट्रस्ट को अगर कॉर्पोरेट डोनेशन दिया तो सामने वाला 100% एग्जामिशन ले पाएगा, तो पेयर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। देन वुड योर आंसर चेंज टू द अबव क्वेश्चंस इफ सच अमाउंट इज पेड आउट ऑफ एक्युमुलेशंस ऑफ एक्सवाइजेड ट्रस्ट? इफ यस, व्हाट अदर टैक्स इंप्लीकेशंस अराइजेस इन इट्स हैंड्स? अरे आप याद कीजिए माय डियर फ्रेंड, सेक्शन 11(2) में जहां पर एक्सेस एक्युमुलेशन की फैसिलिटी दी गई है, वहीं पर साथ में सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 गिवन है ना, वो क्या कहता है कि अगर आपने एक्सेस एक्युमुलेटेड इनकम से अगर डोनेशन दिया तो ये चैरिटेबल के लिए इनकम का एप्लीकेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये माय डियर फ्रेंड्स डोनर ट्रस्ट के लिए जो पहले जब उन्होंने एक्सेस एक्युमुलेशन की फैसिलिटी ली होगी, टोटल इनकम का जो ये अमाउंट पार्ट नहीं बना था, अब ये जो दिया गया डोनेशन है ये डोनर ट्रस्ट के लिए 11(3) में डीम्ड इनकम बन जाएगा। और आप याद उठाइए सेक्शन 115BBI के हिसाब से ये स्पेसिफाइड इनकम भी कहलाएगा, 30% की रेट से इस पर टैक्स भी लगाया जाएगा। याद आ रही है ना फ्रेंड्स ये बात है, यही सॉल्यूशन में आपको आगे देखने को मिलने वाली है। और ऑल्सो एग्जामिन द कंडीशंस व्हिच एबीसी एजुकेशनल ट्रस्ट रिक्वायर्स टू सेटिस्फाई फॉर नॉट इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सवाइजेड चैरिटेबल ट्रस्ट विद स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर फॉर्मिंग पार्ट एज कॉर्पस इन इट्स टोटल इनकम। तो फ्रेंड्स याद कीजिए जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में जहां कॉर्पस डोनेशन रेसिपिएंट ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, वहां पर क्या कंडीशन है कि आपको ये जो डोनेशन है ये सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में जो भी स्पेसिफिक मोड्स हैं उन्हीं में इन्वेस्टर डिपॉजिट करना होगा। स्पेसिफिकली कॉर्पस डोनेशन के लिए आपको उसे मेंटेन करना होगा। जैसे आप बैंक में कोई सेविंग अकाउंट स्पेसिफिकली कॉर्पस डोनेशन डिपॉजिट करने के लिए ओपन कर लीजिए, है ना। तो 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी वो कॉर्पस डोनेशन की जो रिसीट है वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, है ना। And what other tax implications arises in the hands of a ABC educational trust, that is recipient trust, if such conditions are not satisfied? तो my dear friends याद कीजिए सेक्शन 115BBI में आप स्पेसिफाइड इनकम में ये केस भी तो देखते हैं ना कि जहां पर अगर उन्होंने वो कॉर्पस डोनेशन 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो 11(1)D की एग्जामिशन नहीं मिलेगी, पक्का वो कॉर्पस डोनेशन की रिसीट उनकी टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम बनेगी। इनफैक्ट वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी आप याद कीजिए जो कहता है कि अगर आपने 11(5) से अलग मोड में अगर अमाउंट इन्वेस्ट और डिपॉजिट किया तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और सेक्शन 115BBI में सेक्शन 13(1)D वाला केस भी तो कवर्ड है, जिसकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स वो जो अमाउंट है वो रेसिपिएंट ट्रस्ट के लिए कॉर्पस डोनेशन वाला 30% की रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बन जाएगा। देन अगले क्वेश्चन में ले चलता हूं मिस्टर अमित। यही सारी बातें बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स आपको आंसर में देखने को मिलेंगी। मिस्टर अमित, एन इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्टेड इन वर्चुअल डिजिटल असेट्स such as cryptocurrencies and NFTs. On 15th April 24, he purchased 1 Bitcoin for rupees 60 lakhs. His friend Sushil gifted him non-fungible assets and in short NFTs. The transfer of these tokens doesn't result in transfer of underlying tangible assets. अब आप याद कीजिए फ्रेंड्स, आप जो वर्चुअल डिजिटल असेट की डेफिनेशन देखते हैं, याद है फ्रेंड्स जब हम वर्चुअल डिजिटल असेट से रिलेटेड नई स्कीम की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले सेक्शन 2 में जब वर्चुअल डिजिटल असेट की डेफिनेशन की बात आती है तो वहां पर जो एनएफटी है वो वर्चुअल डिजिटल असेट के लिए कब क्वालिफाई करेंगे, जब इनका ट्रांसफर इनमें अंडरलाइन टेंजिबल असेट के ट्रांसफर का रिजल्ट ना रखता हो, है ना। इसी तरह की नोटिफिकेशन सीजी ने इश्यू कर रखी है इस रिलेशन में। तो मतलब क्या कि जो 115BBH में वीडीए के लिए जो स्पेशल स्कीम दी गई है 115BBH में, उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स ये एब्सोल्युटली फिट एनएफटीज हैं, राइट। 115BBH याद आ रहा है आपको, जहां पर वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर से होने वाला जो गेन है 30% की रेट से टैक्स लगेगा, कोई खर्चा अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउड नहीं होगा, है ना। अब देखिए, तो हैविंग एन एफएमबी ऑफ रुपीज 5 lakhs ऑन हिज बर्थडे ऑन 16 अगस्त 2024। तो पहले मैं एक चीज आपको और यहां पर याद दिला दूं कि फ्रेंड्स अगर कोई स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें वर्चुअल डिजिटल असेट भी आती है, अगर यहां अमित को अपने फ्रेंड सुशील से अगर वो गिफ्ट में मिली है तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 लगेगा। 50,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू की अगर वो है तो 5 lakhs रुपीज अदर सोर्सेज में अमित के लिए
माय डियर फ्रेंड्स ये अमाउंट प्रीवियस से 23-24 में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा और यही 5 लैक्स फिर सेक्शन 49(4) बोलता है क्या कि जो अदर सोर्सेज में टैक्सेशन का बेस बन गया, यही अब आगे कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। राइट नाउ सुशील हैज बॉट दीज एनएफटीज फॉर ₹4.5 lakhs। अमित ऑल्सो बाइज एनएफटीज वर्थ ₹10 lakhs ऑन 16 नवंबर 24। तो देखो सुशील मतलब क्या, जो गिवर थे, डोनर थे, उन्होंने कितने में एनएफटी खरीदी इररेलेवेंट है। यहां पर गिफ्ट के केस में कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वाला 49(1) नहीं लगेगा, क्योंकि 49(4) स्पेसिफिकली गिवन है कि जब ये एफएमबी रेसिपिएंट के लिए गिफ्ट के टाइम पर आपने टैक्सेबल इनकम बना दी तो यही फिर आगे कैप कॉस्ट का काम करेगी। कैप गेन की स्टार्टिंग इसके बियॉन्ड, इसके बाद होगी, है ना। ड्यू टू सम फाइनेंशियल नीड ऑन 1 दिसंबर 24 ही सोल्ड 0.5 मतलब हाफ बिटकॉइन। ओके, तो 60 लैक्स में से 30 लैक्स वाला बिटकॉइन फॉर ₹28 lakhs, तो 2 lakhs का लॉस हो गया। एन एनएफटी इज रिसीव्ड फ्रॉम friends 6.5 lakhs. He incurred expense of 0.1% on transfer of Bitcoin and NFT. तो पहले तो आप ये यहां पर कंक्लूड कर लीजिए कि बिटकॉइन पर माय डियर फ्रेंड्स 30 लाख रुपीस कॉस्ट उन्होंने खर्च की थी, 28 लैक्स के केवल बिक पाए, है ना। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं 2 लाख रुपीस का इन्हें लॉस हो गया, ये डेड लॉस बन जाएगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। राइट, और जो एनएफटी है, हाँ, जो माय डियर फ्रेंड्स इन्होंने अपने फ्रेंड से लिए थे गिफ्ट में, उसके लिए डीम्ड कॉस्ट इनकी यहां 5 लैक्स कहलाएगी, तो 1.5 लैक्स यहां पर हम कह सकते हैं इनकी इनकम ट्रीट की जाएगी। इस पर जो टैक्स है वो इनका 30% की रेट से निकाला जाएगा। ही हैज अदर इनकम 6,50,000 ड्यूरिंग द PY 24-25. Compute the tax payable by Mr. Amit for AY 25-26, assuming he has exercised the option to shift out of section 115 BAC. तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स ये कंक्लूड कर लीजिए कि एक तो अमित के लिए फ्रेंड्स यहां 5 लाख रुपीज उनका अदर सोर्सेज हेड में ये जो गिफ्ट की रिसिप्ट है वो एक तो टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। इसके अलावा 6,50,000 रुपीज अदर इनकम जो दी गई है वो टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स उनके लिए 1,50,000 रुपीज का गेन और टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। इस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा और बाकी जो भी इनकम इनकी है उन पर स्लैब रेट से जो टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। ओके, और 4% सेस लगा दिया जाएगा और जो लॉस वाला पोर्शन है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। जो इन्हें बिटकॉइन के ट्रांसफर पर लॉस अराइज हुआ है वो यहां इग्नोर कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए देखिए अमित के लिए यही काम हो रहा है। 2 लाख रुपीस का जो लॉस है ये अलाइबल नहीं है। एनएफटी पर 1.5 लाख की जो इनकम आई, अदर इनकम, ओके, गिफ्ट वाली रिसीट, अब ये जो भी अमाउंट इनका आया इसमें फ्रेंड्स 10 लाख रुपीस तक इनका टैक्स 1,12,500 और 10 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट बचेगा उस पर माय डियर फ्रेंड्स 30% की रेट से टैक्स। और जो 150 जो एनएफटी वाला जो इनकम है उस पर सीधा 30% टैक्स, 4% सेस। ये यहां पर माय डियर फ्रेंड्स इनकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। और एक अच्छी बात यहां पर और क्या आपने यूज में लेनी है कि आपने माय डियर फ्रेंड्स जब सेक्शन 115BBH देखा, साथ ही साथ हमने एक टीडीएस का सेक्शन भी डिस्कस किया था, सेक्शन 194S, जहां पर पेयर को 1% से टीडीएस डिडक्ट करने के लिए वर्चुअल डिजिटल असेट के बायर को रिक्वायर किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल असेट के सेलर का कंसीडरेशन पर 1% से जो टीडीएस है वो डिडक्ट करें। तो अब इस केस में यह पक्की बात है कि 28 लाख रुपीज माय डियर फ्रेंड्स जिसने इन्हें पे किया होगा 28 लाख पर 1% की रेट से 28,000 रुपीज उस बायर ने इनका टीडीएस काटा होगा और 6,50,000 रुपीज पर 1% की रेट से 6,500 रुपीज इसके बायर ने टीडीएस डिडक्ट किया होगा। तो हम कह सकते हैं 34,500 तो इनका टीडीएस हो रखा होगा, पक्की बात है, बिना किसी एक्सेप्शन के 34,500 तो इनका माय डियर फ्रेंड्स टीडीएस हो रखा होगा। उसका जो इफेक्ट है वो यहां पर आप और कंसीडरेशन में लेकर अमित का जो फाइनल नेट टैक्स पेबल है वो यहां पर इजीली कह सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए रुक करते हैं अब एक और अच्छे क्वेश्चन का, काइंडली देखिएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर विवेक, अ नॉन रेजिडेंट, became partner in a partnership of Mrs. Pal and Company India and contributed rupees 50 lakhs towards capital. He was paid interest at the rate 10% as interest on capital and his profit share every year by the firm as per the terms of the partnership deed. In the PY 24-25 his profit share was rupees 4 lakhs. During the PY 24-25 the firm paid rupees 5 lakhs to Mr. Vikas, a non-resident friend of Mr. Vivek, towards fees for technical services and for rendering of services for a project in India. Mr. Vivek and Vikas both are resident of country X. As a tax consultant of Mr. Pal and Company India, you need to advise the firm regarding tax deduction at source on the payments, that is interest on capital and share of profit made to Mr. Vivek
and fees for technical services payment to Mr. paid to Vivek, and fees for technical services payment to, just a minute please, to Mr. यहां पर होना चाहिए विकास, राइट, क्योंकि बेसिकली यहां विकास होना चाहिए, आरटीपी में ये छोटा सा करेक्शन आप कर लें। तो यहां इस केस में देखिए, क्योंकि उन्होंने जो विवेक के फ्रेंड थे ये विकास, उनसे बेसिकली उन्होंने जो टेक्निकल सर्विसेज है वो लिए ना, तो विकास के लिए कोई तो उसकी पेमेंट होगी। कंसीडरिंग दैट इंडिया हैज नो ड्यूटी डबल विद कंट्री एक्स, इन केस टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल एट सोर्स, इज देयर एनी अदर रिलेटेड रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाइड विद बाय द फर्म। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सिंस यहां पर जो पार्टनर है मिस्टर विवेक, वो नॉन रेजिडेंट है ना, तो इसीलिए इस केस में जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, जो इंटरेस्ट कैपिटल वाला कंपोनेंट है ना, उस पर सेक्शन 194 ए नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पेई रेजिडेंट होना चाहिए, और यहां पर पेई पार्टनर नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट पार्टनर अगर पेई होते तो 194 ए में टीडीएस की एग्जेम्पशन वर्क कर जाती, लेकिन ऐसी कोई एग्जेम्पशन 195 में नहीं है जहां पर नॉन रेजिडेंट पेई को पेमेंट किया जाता है। तो मतलब क्या कि यहां पर जो पेयर है, दैट इज फर्म मिसर्स पाल एंड कंपनी, उनकी ड्यूटी है कि वो 195 में जो टीडीएस है वो इनफोर्स रेट से इनका डिडक्ट करें। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 30% की रेट से टैक्स प्लस 4% सेस, यहां पाल एंड कंपनी की ड्यूटी होगी कि वो इस पार्टनर को पे किए जाने वाले इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर उनका डिडक्ट करें। एक बात ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब 194 ए नहीं लगेगा, 195 में टीडीएस होगा, इनफोर्स रेट से टीडीएस काटा जाएगा। देन दूसरी बात, शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या करेंगे? तो फ्रेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको पता है सेक्शन 10 क्लॉज 2 में एग्जेम्प्ट होता है ना, और 195 के लिए क्या जरूरी है कि जो सम है वो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स के लिए चार्जेबल होना चाहिए। तो यहां पर सेक्शन 195 में जो टीडीएस का ऑब्लिगेशन है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये सम पे के एंड्स में इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स के लिए चार्जेबल ही नहीं है, इसलिए 195 पिक्चर में नहीं आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 195 में टीडीएस नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 195 का सबसेक्शन 6 याद कीजिए, जो माय डियर फ्रेंड्स प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स फर्निश करने के लिए पेयर को रिक्वायर करता है कि चाहे पे किया जाने वाला सम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स के लिए चार्जेबल हो या ना हो, आपको ऐसे पेमेंट से रिलेटेड जो प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स हैं वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर में फर्निश करने होंगे। याद है वो फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स 15CA 15CB जो आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं, और अगर आपने नहीं वो फर्निश किया तो 271I में 1 लाख की जो पेनल्टी है वो पेयर पर लगाई जा सकेगी। ओके, तो अगर टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर उस केस में अदर रिलेटेड रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो ये रिक्वायरमेंट है। अब जो विकास को ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रही हैं फ्रेंड्स, अगर कंट्री ए के साथ में इनका कोई DTAA नहीं है, मान लेते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है वो सीजी के द्वारा अप्रूव्ड भी नहीं है, ओके, तो ऐसे केस में 115A नहीं लगना है, मान लेते हैं। तो ऐसे केस में जो टीडीएस है वो इनफोर्स रेट दैट इज 30% प्लस सेस, देखिए इफेक्ट ऑफ सरचार्ज एंड सेस विल वर्क एज यूजुअल। तो यहां इस केस में हम कह सकते हैं कि सेक्शन 195 में पाल एंड कंपनी की ड्यूटी होगी कि वो विकास का जो टीडीएस है वो यहां पर 30% टैक्स प्लस 4% से उसके हिसाब से डिडक्ट करें। तो जो मैंने 194A की बात की आपके साथ में, जो मैंने 195 की बात की, राइट फ्रेंड्स, जो वहां पर रेट्स है वगैरह की बात की, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए जिस तरह का जिक्र किया कि टीडीएस नहीं होगा, लेकिन 195 सबसेक्शन 6 माय डियर फ्रेंड्स पिक्चर में आएगा, प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स वाला रूल 37BB में जो फॉर्म 15CA CB की बात की गई है वो वाली बातें यहां काम में आएंगी। ओके, लेकिन इफ इंडिया हैज अ DTAA विद कंट्री X providing for deduction of tax at the 10% in respect of fees for technical services, then what is the remedy available in case of Messrs. Pal and Company India has deducted tax at the requisite rate provided under the Income Tax Act 1961? तो my dear friends, अब अगर इनका इंडिया के साथ DTAA है, मान लेते हैं सीजी के द्वारा अप्रूव्ड एग्रीमेंट के तहत ये फीस पे नहीं की गई है, तो जो टीडीएस है वो इन्होंने 30% टैक्स 4% सेस मतलब 31.2% से डिडक्ट कर लिया होगा, जबकि DTAA कहता है कि 10% टीडीएस होना चाहिए, राइट ना। तो मतलब उस केस में जो विकास है वो एक्सेस टीडीएस का जो रिफंड है वो क्लेम कर सकते हैं। और एक व्यू यहां पर यह भी दिया जा सकता है कि हो सकता है कि ये जो पालेंट कंपनी है, पालेंट कंपनी ने यहां पर जो अमाउंट है वो नेट ऑफ टैक्स पे किया हो, मतलब जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो पालेंट कंपनी ने अगर बोर्न की हो। एक व्यू यहां पर यह भी बनता है कि हो सकता है कि पालेंट कंपनी ने ये जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का अमाउंट जो पे किया है ये नेट ऑफ टैक्स पे किया है, मतलब टैक्स लायबिलिटी बोर्न करने की जो लायबिलिटी है वो उन्होंने खुद अंडरटेक की है, और उन्होंने जो डिडक्टेबल टैक्स है 31.2% वो अपनी पॉकेट से जमा करा दिया है। तो आप याद रखिए सेक्शन 239A जो आप देखते हैं कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड चैप्टर में, जिसकी हम बात करते हैं कि ऐसे केस में अगर पेयर को बाद में ये रियलाइज होता
होता है कि मैंने ज्यादा टीडीएस इनका जमा करा दिया है, ज्यादा टैक्स इनके बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो बोर्ड का एक सर्कुलर भी है कि वो एक्सेस टीडीएस के रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम दोनों व्यूज देकर आएंगे कि अगर पायलट कंपनी ने अगर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी अगर अंडरटेक की थी तो सेक्शन 239 एओ ने परमिट करता है कि अगर उनसे ज्यादा टैक्स का पेमेंट हो गया है तो उसके रिफंड के लिए एओ को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उन्होंने टीडीएस खुद से पे नहीं किया है बल्कि उन्होंने तो विकास का काट के गवर्नमेंट को जमा कराया है, तो विकास उस एक्सेस टीडीएस का आगे जो रिफंड है वो रिटर्न के थ्रू क्लेम कर सकेंगे। देन आगे आइए जरा प्लीज। मिस्टर भुवन proposes to purchase for his business certain raw materials from Mr. Srinivas in view of the scarcity of the product. Srinivas insists on cash payments for purchase, to which Bhuvan agrees. On 27th March 25, the purchases are effected through a cash invoice for rupees 3,20,000. In respect of the above transactions, will there be any detrimental effect in the hands of Bhuvan and Srinivas under the provisions of IT Act 1961? तो my dear friends, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 2 लाख रुपीस से सिंस ये अमाउंट ज्यादा है तो यहां पर बेसिकली फ्रेंड्स यहां पर जो सेलर हैं, जो श्रीनिवास जो यहां पर सेलर हैं, एक्चुअली हम इनके लिए कहेंगे 269 एसटी का इन्होंने वायलेशन किया है, 2 लाख रुपीस से ज्यादा का कैश में अमाउंट रिसीव कर लिया है। ओके, तो इनके लिए 271 डीए में इक्विवेलेंट अमाउंट की जो पेनल्टी है 3,20,000 रुपीस की जो पेनल्टी है उसके लिए तैयार हो जाए। और जहां तक बात बायर की है भुवन, तो इनके लिए 48 जिंदाबाद, 10,000 रुपीस ज्यादा का इन्होंने कैश पेमेंट किया है तो 48 लगेगा और इनके लिए 3,20,000 रुपीस का ये जो अमाउंट है ये खर्चे के तौर पर लायबल नहीं बनेगा। लेकिन विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द कैश परचेजेस आर इफेक्टेड बाय बायर भुवन ऑन 2 डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स फॉर 180 एंड 140? तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो भुवन है वो टेंशन ना ले, उनके लिए 269 एसटी का वायलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब एक दिन में एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में उन्होंने एक बार में एक से अधिक बार में 2 लाख रुपीस ज्यादा का अमाउंट नहीं रिसीव किया है। इनफैक्ट एक ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपीस से ज्यादा का हुआ ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर 269 एसटी का जो वायलेशन है वो नहीं ट्रीट किया जाएगा, उन पर पेनल्टी नहीं लग पाएगी। लेकिन जो यहां पर एक मिनट, जो सेलर है दैट इज श्रीनिवास, यस माय डियर फ्रेंड, जो सेलर है श्रीनिवास वो टेंशन ना ले, श्रीनिवास के लिए 269 एसटी का वायलेशन यहां पर नहीं कहलाएगा, उन पर 271 डीए की पेनल्टी नहीं लग पाएगी। लेकिन जो भुवन है, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भुवन है इनके लिए हम ये कहेंगे क्या कि आपके लिए 48 अभी भी लगेगा, क्योंकि वहां पर 10,000 रुपीस की लिमिट है। तो आपने अगर 180 का एक दिन में कैश पेमेंट अगर एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में या दूसरे ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे दिन में 140 का पेमेंट किया तो 10,000 तक ये पेमेंट है, इसलिए 48 आप पर खर्चे का डिसअलावेंस वाला वर्क करेगा। और आइए ना फ्रेंड्स, अब लाता हूं एक और अच्छे क्वेश्चन में आपको। मिस्टर सुधा शर्मा, एज्ड 61 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन, इज मैरिड एंड सेटल्ड इन कैलकाटा। She is a Hindustani classical singer and composer who performs concerts in India and country M. She visits country M every year during the music season in October to participate in the mega music concert held there. For the rest of the year, she performs concerts in India. तो इंडिया में रेजिडेंट है ना फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का केस है। इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स हेल्ड इन इंडिया 10 lakhs. ओके, इन कंट्री M $12,245. टैक्स डिडक्टेड इन कंट्री M in October 24 in respect of income earned by her in that country was 2,500 country M dollar. तो पहले तो मैं आपको यह याद दिला दूं कि अगर इन एक प्रोफेशनल इनकम हो रही है और डॉलर में फिगर दी गई है तो 31 मार्च का जो टीटीबीआर है वो हम यूज करेंगे। याद आ गया रूल 115? हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, कैपिटल गेन और सैलरी के लिए जिस मंथ की इनकम होगी उस मंथ से इमीडिएट प्रेसिडेंट मंथ का लास्ट डे, और बाकी इनकम के लिए ब्रॉडली स्पीकिंग 31 मार्च का। तो 31 मार्च 25 का जो टीटीबीआर होगा वो हम यूज में ले लेंगे। लेकिन जो फॉरेन टैक्स होता है उसके लिए याद कीजिए रूल 128, वो क्या बोलता है कि जिस मंथ में आपका ये टीडीएस हुआ होगा उस मंथ के क्लोज होने से इमीडिएट प्रेसिडेंट मंथ दैट इज 30 सितंबर 24 का जो टीटीबीआर है वो यूज में लिया जाएगा। याद कीजिए रूल 128 में माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें आप डबल टैक्स एंड रिलीफ चैप्टर जब हम डिस्कस करते हैं तो वहीं पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके, नाउ शी अर्न्स इनकम ऑफ कंट्री
एन डॉलर 10,000 by way of royalty in respect of copyright of her musical compositions in country N. The royalty is paid to her every year on 25th March after deduction of tax at the rate 10%. फिर वही बात, जो कंट्री एन में आपने रॉयल्टी इनकम कमाई है, इसके लिए भी 31 मार्च 25 का ही जो टीटीबीआर है वो हम यूज में लेंगे, राइट ना, क्योंकि ये सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड या सैलरी या कैपिटल गेन की इनकम तो है नहीं है, तो वही 31 मार्च का टीटीबीआर। और 25 मार्च को जो इनका टीडीएस हुआ है, यस फ्रेंड्स, इसके लिए हम 28 फरवरी 25 का जो टीटीबीआर है वो यूज में ले लेंगे इंडियन रुपी में इसको कन्वर्ट करने के लिए एज पर रूल 128। नाउ इन इंडिया शी हैज इंटरेस्ट इनकम ऑफ 4 lakhs फ्रॉम बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट इन हर नेम एंड 25,000 फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो अब सीनियर सिटीजन है तो टीटीबी जिंदाबाद, 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। शी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम of rupees 27,000 to ensure her health and 30,000 to ensure the health of her husband, a resident aged 64 years। तो दोनों सीनियर सिटीजन है, 50,000 रुपीज की लिमिट वर्क करेगी, 50,000 ज्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड नहीं होगा, 50,000 का लेकिन होगा। शी डिपॉजिट्स रुपीज 115 पीपीएफ, तो 80C जिंदाबाद, एंड रुपीज 3 lakhs in 5 years फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हर सन मिस्टर साहिल। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम कह सकते हैं कि 1,50,000 रुपीज की जो लिमिट है वो आपकी 80C में एग्जॉस्ट होगी, बात खत्म। देन आगे द कन्वर्जन रेट्स आर एज फॉलोज फ्रेंड्स, और वैसे भी 5 years फिक्स डिपॉजिट अगर सीनियर सिटीजन ने अपने नेम में कराया होता तो बेनिफिट मिल पाता, ये तो उन्होंने अपने सन के नेम में कराया तो बेकार है। अब हमें जो रेट जरूरी है कंट्री एम डॉलर और कंट्री एन डॉलर की, वो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर हमें ये दी गई है। इंडिया हैज नो DTAA विद कंट्री एम बट हैज DTAA विद कंट्री एन। तो कंट्री एम वाले टैक्स के लिए सेक्शन 91 में डबल टैक्स रिलीफ ले लेना, और कंट्री एन वाले टैक्स के रिस्पेक्ट में आपको DTAA के हिसाब से रिलीफ सेक्शन 90 दे देगा। देन जो ट्रीटी हुई है कंट्री एन के साथ में, उसमें रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज से रिलेटेड आर्टिकल 12 में क्या बोला गया है कि जो रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम है, जैसे इंडिया में अगर हो रही है और वो कंट्री अगर वो इनकम आपको कंट्री एन में अगर हो रही है और वो पे की जा रही है अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट दैट इज इंडिया के रेजिडेंट को, हाँ, दैट मे बी टैक्स्ड इन अदर स्टेट, मतलब इंडिया में वो टैक्स की जा सकती है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में टैक्स की जा सकती है। लेकिन डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए जो भी टैक्स इन्होंने कंट्री एन के लॉ के हिसाब से पे किया होगा, हाँ, डायरेक्टली या टीडीएस के थ्रू इंडियन रेजिडेंट के द्वारा कंट्री एन में जो भी टैक्स पे किया गया होगा कंट्री एन में कमाई गई इनकम के रिस्पेक्ट में, वो दोनों जगह पर टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। लेकिन कंट्री एम में जो उन्होंने टैक्स पे किया होगा इंडियन टैक्स पेबल के अगेंस्ट में उन्हें कंट्री एन में पे किए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन कंट्री एन में उन्होंने ज्यादा टैक्स पे किया होगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसका रिफंड नहीं बनाएगी। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट उन्हें प्रोपोर्शनेट टैक्स ऑफ इनकम से रिलेटेड इंडिया में जो इनका बनेगा उसी पर उन्हें यहां पर फॉरेन टैक्स की, कंट्री एन के टैक्स की जो रिलीफ है वो देगी। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉरेन टैक्स क्रेडिट ऑफ मिस्टर सुधा शर्मा फॉर AY 25-26 इफ शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो हमने वो 80 TTB 80C वगैरह की जो बातें की थी ना, वो सब एकदम यहां पर आपकी काम आएंगी। अब यहां कुछ रह ही नहीं गया। देखिए, जो मेन खेल था वो यहां पर रेट्स के एडॉप्शन का था। ओके, क्योंकि हमें सारी फिगर फॉरेन टैक्स वगैरह की, फॉरेन इनकम वगैरह की कंट्री डॉलर्स में यहां पर दी गई। बाकी तो यहां पर बेसिक सी चीजें, और तो यहां पर कहीं भी माय डियर फ्रेंड्स कोई आपको दिक्कत आने वाली ही नहीं है। अब देखिए, तो मिसेस सुधा शर्मा के लिए हमने इंडियन कॉन्सेप्ट वाली इनकम फॉरेन कंट्री में, कंट्री एन में जो उन्हें रॉयल्टी इनकम हुई थी उसके लिए वही 31 मार्च के जो टीटीबीआर हैं वो हम यहां पर यूज में लेकर कंट्री एम और एन की जो उनकी इनकम है वो निकाल कर ला पाए। बैंक एफडी इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, जीटीआई में से 80C में जो डिडक्शन मिलनी थी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की 50,000 रुपीज तक, और 80 TTB की डिडक्शन के बाद टोटल इनकम तक आ पाए। सीनियर सिटीजन के लिए 10 लाख रुपीज तक आप टैक्स निकालिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में 110 आएगा, और उससे ऊपर की इनकम पर 30% से ये टैक्स, 4% सेस। अब आप इनका इंडिया में एवरेज रेट ऑफ टैक्स अगर चेक करेंगे तो वो ये निकल कर आ गया। अब कंट्री एम, अब सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स जो इनका कंट्री एन में जिसके साथ इंडिया का DTAA है, कंट्री एन की जो इनकम है हम इंडिया में जो टैक्स के लिए चार्जेबल उनकी बना रहे हैं कितने की, 790 की, राइट ना। हाँ, तो 790 के रिस्पेक्ट में आप देखिए 790 के रिस्पेक्ट में इंडिया में उनका जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स अभी हमने ये जो निकाला है उसे इंडिया में उनका जो टैक्स है वो आ रहा है, और इनका मार्च में जो इन्होंने बाहर टैक्स पे किया था, यस फ्रेंड्स, बाहर इन्होंने जो टैक्स पे किया था मार्च में, तो मार्च मंथ से इमीडिएट प्रेसिडिंग मंथ दैट इज फरवरी के लास्ट डे का जो टीटीबीआर है वो हमने जितना इनका टैक्स था
उस टैक्स का माय डियर फ्रेंड्स रूल 128 के हिसाब से जो टीटीबीआर इमीडिएट प्रेसिडेंट मंथ के लास्ट डे का जो टीटीबीआर है उसको यूज में लेकर जो इनका फॉरेन टैक्स है वो निकाल लिया। वो अमाउंट कम था, उसका क्रेडिट हमने यहां पर इनको दे दिया। और कंट्री एम वाली जो इनकम है आप देखिए 979,600 पर हम उसे ऊपर इंक्लूड कर रहे हैं। तो इंडिया में जो टैक्स है वो इतना बन गया और बाहर जो आपने टैक्स पे किया वो इतना पे किया था, अक्टूबर में पे किया था, इसलिए इमीडिएट प्रेसिडेंट मंथ के लास्ट डे का जो टीटीबीआर है वो हमने यूज में लेकर फॉरेन टैक्स इनका निकाला, कम निकला, उसका जो बेनिफिट है वो इनको हमने यहां ये दिया। नेट टैक्स लायबिलिटी यही लास्ट फिगर 5 रुपीज से ज्यादा होती है, नेक्स्ट 10 तक उसको राउंड ऑफ करते हैं। ये सुधा शर्मा की जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहां पर कहलाएगी, नथिंग एल्स। और आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड जिसमें गलती होने की संभावना बनती है, जिसको रूट से मैं खत्म करके चलना है। देखिए जरा, मनन हु रिमेन्ड इन कंट्री एक्स रिटर्न्ड टू इंडिया परमानेंटली इन 1 February 24. She has a house property in country X from which he earned and received rental income of country X $30,000 and country X $34,000 for the year ended 31st March 24 and 31st March 25. Okay, तो फ्रेंड्स कंट्री एक्स में जो इनकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से इन्हें लास्ट ईयर में जो रेंटल इनकम हुई है वो इतनी, और करंट ईयर में जो इन्हें रेंटल इनकम हुई है वो $34,000 की हुई है। ओके, अच्छा, नाउ रिस्पेक्टिवली इन द बैंक अकाउंट मेंटेन्ड इन कंट्री एक्स ही इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ कंट्री एक्स $18,200 एंड ऑन द बैलेंस इनकम ही पेड इनकम टैक्स फॉर बोथ द ईयर्स 20% इन द कंट्री एक्स। द टैक्स वाज पेड फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी ऑन इनकम अर्नड इन कंट्री एक्स फॉर बोथ द years on 5th April 24 and 10th April 25 respectively from his bank account in India. His income from business in India 1250 for the year ended 31st March 25. He transferred land situated in Indore 23rd December 24, मतलब 23rd July 24 onwards का केस। इंडेक्सेशन नॉर्मली नहीं मिलेगा, है ना। GTI में विदाउट इंडेक्शन LTCG आएगा। देखिए, टू मिस्टर सार्थक फॉर 80 lakhs which he acquired on 18th May 22, मतलब पीरियड ऑफ 24 मंथ ज्यादा हो रहा है ना। आप देखिए फ्रेंड्स, मई 22 में खरीदा था, दिसंबर 24 में बेचा है, राइट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ये इमोल प्रॉपर्टी एसएससी के लिए बन चुका है। इंडेक्सन के बिना जीटीआई में हम एलटीसीजी निकाल कर लाएंगे, लेकिन जब टैक्स लगाने की बात आएगी तो विदाउट इंडेक्सन जो एलटीसीजी आएगा उस पर 12.5% और विद इंडेक्सेशन जो एलटीसीजी आएगा उस पर 20%, और विच एवर इज लेस, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो इंडिविजुअल के लिए फाइनल टैक्स पेबल कहलाएगा। सेक्शन 112 का प्रोविजन रिकॉल कीजिए, वहां माय डियर फ्रेंड्स यही बातें देखते हैं। आपको सीआईआई यहां पर ये दिए गए हैं जो टैक्स लायबिलिटी के टाइम पर काम आएंगे। एक्सचेंज रेट वन कंट्री एक्स डॉलर ऑन वेरियस डेट्स गिवन बिलो। तो माय डियर फ्रेंड्स हमें यहां पर जो वेरियस डेट्स के जो टीटीबीआर हैं वो इंस्टीट्यूट ने ये देखिए दे दिए, और मनन की जो टैक्स लायबिलिटी है वो निकालनी है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो माय डियर फ्रेंड्स अब इस केस में जनरली माइंड में किस तरह की बातें आती हैं मैं वो आपके सामने रख देता हूं। जनरली ये बात यहां पर मन में आती है कि सर लास्ट ईयर की रेंटल इनकम का क्या चार्ट डालेंगे, हमें प्रीवियस 24-25 की जो रेंटल इनकम है वो कंसीडर करनी है। और आपने कहा था डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कैपिटल गेन और सैलरी को छोड़कर बाकी के लिए 31 मार्च की जो टीटीबीआर है वो यूज में लेंगे। तो 31 मार्च 25 को जो टीटीबीआर है सर वो तो 82 रुपीज गिवन है, तो वो 82 रुपीज से मल्टीप्लाई करके हम जो फिगर है वो यहां पर निकाल कर ले आएंगे इनकी इंडिया में इस रेंटल इनकम को टैक्स करने के लिए। देखिए जनरली माइंड में किस तरह की बातें आती हैं, ऐसा मैं पहले वो आपके सामने रख रहा हूं। एक्चुअली क्या होगा वो अभी आपको बाद में बताऊंगा। जनरली माइंड में इस तरह की बात आती है कि सर मनन की सिंस वो प्रीवियस ईयर में थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर इंडिया में रहे हैं, क्योंकि 1 दिसंबर 24 को वो परमानेंटली इंडिया में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर 24-25 में उनका जो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया वो 365 डेज हमें नजर आ रहा है। तो ये इंडिया में रेजिडेंट है, तो इनकी जो फॉरेन इनकम है वो 12 लाख से 80,000 रुपीज हाउस प्रॉपर्टी एड में हम ले जाएंगे, 30% की रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस की डिडक्शन दे देंगे, और जो इनकी इनकम पर इन्होंने बाहर जो टैक्स पे किया है 10th अप्रैल 25 को इन्होंने जो टैक्स पे किया है उस टैक्स के लिए हम 31 मार्च 25 का जो टीटीबीआर है वो यूज में ले लेंगे। एक्चुअली इन्होंने 18,200 का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है, तो यहां पर $34,000 में से जो $18,200 है उस पर जो टैक्स है वो इनका निल हो जाएगा फॉरेन टैक्स, और बाकी जो भी बचेगा $34,000 में से 18,200 माइनस करने के बाद में उस पर 20% से जो टैक्स है वो हम इनका चेक कर लेंगे, और 3160 जो इनका टैक्स आएगा उस पर हम 31 मार्च 25 का जो टीटीबीआर है वो यूज में ले लेंगे। इतनी इस तरह की बात है
जनरली आपने डबल टैक्स एंड रिलीफ चैप्टर में यूज में देख भी रखी है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह की टैक्स फ्रेमिंग के जो क्वेश्चन है वो आपको वहां गिवन भी है। लेकिन यहां आपने एक बात जो पकड़नी है वो ये पकड़नी है, नो डाउट प्रीवियस ईयर 24-25 में मनन इंडिया में रेजिडेंट तो है, लेकिन क्या वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है क्या? नहीं, वो लास्ट 10 इयर्स में से कोई भी 2 इयर्स में इंडिया में रेजिडेंट नहीं रहे। लास्ट 7 इयर्स में उनका पीरियड ऑफ स्टे लास्ट 7 इयर्स में उनका पीरियड ऑफ स्टे 730 डेज से ज्यादा नहीं रहा है, राइट ना फ्रेंड्स? तो ये रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है, बल्कि नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की तो आप केवल कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाते हो? जो इनकम उनकी इंडिया में एक्रूराइज हुई हो, जो इनकम उनकी इंडिया में रिसीव्ड हुई हो, या जो इंडिया में सेटअप किए गए प्रोफेशन से, इंडिया से कंट्रोल किए जाने वाले बिजनेस से उन्हें इनकम बाहर हुई हो, केवल वो इनकम उनकी इंडिया में टैक्स के लिए चार्जेबल बनती है। जो बाहर की रेंटल इनकम है ये तो माय डियर फ्रेंड्स उनकी इंडिया में टैक्स के लिए चार्जेबल ही नहीं बनेगी, क्योंकि ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये इनकम इनके इंडिया में टैक्स के लिए चार्जेबल ही नहीं बनेगी। इनका जो बाहर इनकम पर इन्होंने टैक्स पे किया इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड्स? मतलब क्या, हम केवल यहां पर मनन की जो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया है 1250 वो पकड़ेंगे, उनका जो 80 लाख माइनस 30 लाख रुपीज 50 लाख रुपीज उनका एलटीसीजी पकड़ेंगे, ये इनकी टोटल इनकम बनेगी। ओके, और जब टैक्स निकालने की बात आएगी तो नॉर्मल इनकम पर तो उनका स्लैब रेट से 115 बीएससी के स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे, और एलटीसीजी पर हम विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, whichever is lower, वो टैक्स यहां पर निकाल कर लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यस, यही सारी चीजें अब आप देखिए यहां आपको नजर आएंगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, इसीलिए इनकी फॉरेन रेंटल इनकम इंडिया में टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बन रही है। एलटीसीजी के बाद ये इनका टोटल इनकम आ गया। ओके, एलटीसीजी पर विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% और विद इंडेक्सेशन 20%, विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में कम होगा, है ना, वो आउटर कॉलम में टैक्स निकाल रहा है। जो बैलेंस इनकम है उस पर माय डियर फ्रेंड्स हमने स्लैब रेट्स से इनका जो टैक्स है वो निकाल दिया है यहां पर। ओके, और अब इनकी ये टोटल टैक्स लायबिलिटी, एंड सिंस इनकम इनकी 50 लाख से ग्रेटर है लेकिन 1 करोड़ से ग्रेटर नहीं है, इसलिए 10% सरचार्ज और 4% सेस, ये इनका मनन का फाइनल टैक्स पेबल यहां पर कहलाएगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। तो जिस तरह की बातें जनरली माइंड में आती हैं, हाँ, हम टीटीबीआर में घुस गए, है ना। देखो, आप जनरली एग्जामिनर माय डियर फ्रेंड्स इस तरह के पर्टिकुलर जब आपको देते हैं ना, इतनी सारी टीटीबीआर वगैरह की डिटेल्स दे दी, है ना, तो जनरली टीटीबीआर में घुस जाएंगे हम ना। ऐसा नहीं करना है, पहले हम देखें तो सही कि वो इनकम उनकी इंडिया में टैक्स के लिए चार्जेबल बननी भी है या नहीं बननी है। ओके, आइए अब मैं ले चलता हूं इस आरडीपी के लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रांसफर प्राइसिंग पर बेस्ड आपको दिया गया। त्रिवेणी सीमेंट लिमिटेड टीसीएल इन शॉर्ट इज एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट चेन्नई। फॉर पीवाई 24-25 इट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एंटिटीज एंड ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन विद दीज कंपनीज। पहला, ड्रिफ्ट इनकॉर्पोरेशन इज अ होली ओन्ड फॉरेन सब्सिडियरी इन जापान ऑफ टीसीएल। तो एक बात तो पक्की हो गई कि ड्रिफ्ट एंड टीसीएल आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, क्योंकि उसके लिए तो 26% का कैपिटल पार्टिसिपेशन ही है एज पर 92 ए काफी होता है, और ये तो होल्डिंग सब्सी है, हाँ, और वो भी होली ओन्ड सब्सी है। तो मतलब क्या, ड्रिफ्ट एंड टीसीएल आपस में हो एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गई। इट इज करेंटली पेइंग रॉयल्टी ऑफ $3 million per annum to TCL for supply of know-how. For similar supply of know-how to Allied LLC, a wholly owned government company in Japan, that is in same country, TCL receives an annual royalty of $4 million, $1.82. Okay, आपको my dear friends करना क्या है यहाँ पर? You are required to examine the various transactions entered into by TCL and determine the applicability of transfer pricing provisions for each transactions. Ignore provisions of section 94B if applicable in this case. Okay, तो मैं ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करनी है। तो ये पक्का हो गया कि ड्रिफ्ट और इस इंडियन कंपनी टीसीएल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा, है ना। ये सप्लाई ऑफ नो हाउ का जो ट्रांजैक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा, जिसके लिए एएलपी ली जाती है एज पर सेक्शन 92। और एएलपी मतलब कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में क्या प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, दूसरों से चार्ज कर रहे हो आप 4 मिलियन और अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज अपनी ग्रुप कंपनी से चार्ज किया 3 मिलियन, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर 1 मिलियन, यस माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिलियन तक जो इनकम है वो अंडरस्टेटेड है। हाँ, 82 रुपीज के हिसाब से माय डियर फ्रेंड जो अमाउंट आएगा, 82 रुपीज के हिसाब से जो अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा 8 करोड़ 20 लाख, राइट ना,
तो यहां एक मिनट, तो यस फ्रेंड्स 8 करोड़ 20 लाख रुपीज, ये हम कह सकते हैं जो भी अमाउंट यहां पर निकल कर आएगा बेसिकली वो यहां इनकी रॉयल्टी इनकम अंडरस्टेटेड यहां पर ट्रीट की जाएगी। ओके, तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख आपको पता है, तो 8.2 करोड़ रुपीस का जो एडिशन है वो यहां पर होगा। ये रॉयल्टी इनकम का अंडरस्टेटमेंट यहां पर टीसीएल के लिए कहलाएगा कि दूसरों से ले रही है वो $40 लाख और इनसे लिया केवल $30 लाख, तो $10 लाख उन्होंने कम लिया, तो 10 लाख इंटू 82, तो 8.2 करोड़ हो गया। नाउ टीसीएल हैज बोरोड अ सम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 220 करोड़ फ्रॉम स्विफ्ट इनकॉर्पोरेशन दुबई ऑन 1 अप्रैल 2024। ऑन दिस डेट द असेट पोजीशन ऑफ टीसीएल वाज एज अंडर। ओके, क्या जो असेट्स हैं उनकी जो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वो मैं गिवन है। अब मैं आपको याद दिला दूं सेक्शन 92 एक क्या बोलता है कि अगर एक एंटरप्राइज की जो बुक असेट्स की जो टोटल बुक वैल्यू है, वो टोटल बुक वैल्यू मैं यहां पर आपके लिए निकालता हूं तो 330 करोड़ आएगी। अगर 330 करोड़ का आप एटलीस्ट 51% चेक कीजिए, उतने की अगर उतने का अगर मनी अगर किसी दूसरे एंटरप्राइज ने अगर आपको लेंट कर दिया है तो आप और वे आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। और उन्होंने तो 220 करोड़ का एक्चुअली यहां पर जो मनी है वो स्विफ्ट से बोरो किया है। तो टीसीएल एंड स्विफ्ट इनकॉर्पोरेशन आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के लिए क्वालिफाई कर रहेंगी, पक्की बात है ना, क्योंकि यहां पर इस इंडियन कंपनी टीसीएल ने अपनी टोटल असेट्स की बुक वैल्यू के एटलीस्ट 51% से अधिक की जो बोरोइंग है वो अदर एंटरप्राइज से कर ली है, राइट। नाउ स्विफ्ट इनकॉर्पोरेशन हैज चार्ज्ड इंटरेस्ट एट द रेट 8%, टीसीएल हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ 17.6 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, दो द नॉर्मल लेंडिंग रेट ऑफ स्विफ्ट इनकॉर्पोरेशन was 7% per annum to other parties. In view of the urgent requirement of the funds and pressing financial commitments, TCL decided to borrow this amount then. तो my dear friends हम क्या बोलेंगे कि अगर 17.6 करोड़ रुपीस आपने इंटरेस्ट जो दिया अगर वो 8% के रेट से दिया जबकि 7% की रेट से दिया जाना चाहिए था, क्योंकि औरों को वो 7% से जो लोन है वो अवेलेबल करा रही है, तो आपने फिर उनको 8% इंटरेस्ट क्यों दे दिया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे 2.2 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट है वो एक्सेस इंटरेस्ट है, ये टीसीएल के लिए डिसलाइबल कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, देन अगला पॉइंट देखें क्या यहां पर गिवन है। देखिए यही सारी चीजें आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलने वाली हैं फ्रेंड्स, वहां कुछ भी आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मैंने अभी ये इंटरेस्ट वाली बात आपके सामने रखी, 2.2 करोड़ रुपीस का जो इंटरेस्ट है वो एबव एलएलपी है, वो डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। देन टीसीएल सप्लाइज गुड्स टू ट्रू वर्ड्स लिमिटेड इन सिंगापुर, द पेड अप कैपिटल ऑफ टीडब्ल्यूएल इन फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 92 करोड़ रुपीस, टीसीएल होल्ड्स शेयर्स टू द ट्यून ऑफ 22 करोड़ इन टीडब्ल्यूएल। ओके, द वोटिंग पावर इन द कंपनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो अब हम क्या बोलेंगे 22 करोड़ की शेयर कैपिटल अगर टीसीएल के पास में सिंगापुरियन कंपनी की है, टीडब्ल्यूएल की है, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं आउट ऑफ 92 करोड़ अगर 22 करोड़ की शेयर कैपिटल अगर इस इंडियन कंपनी के पास इनकी है तो कितनी परसेंटेज है, तो 23.91%। अरे बात बिगड़ गई, ये 26% या इससे ज्यादा नहीं है ना। हाँ, तो जहां पर एक एंटरप्राइज लाइक टीसीएल अगर अदर एंटरप्राइज दैट इज अ सिंगापुरियन कंपनी टीडब्ल्यूएल की अगर 26% से ज्यादा इक्विटी अगर होल्ड करती तो ये आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन पाती। यहां पर इनके बीच का जो रिलेशन है उसमें 26% से ज्यादा का कैपिटल पार्टिसिपेशन नहीं है, इसीलिए ये जो टीसीएल एंड टीडब्ल्यूएल हैं ये आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज के लिए ही क्वालिफाई नहीं करेंगी। तो इस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस पिक्चर में क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है ना। यहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो पिक्चर में क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स आपको सॉल्यूशन में यही चीजें यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। ओके, तो यहां इस केस में ये दोनों आपस में एसोसिएशन प्राइसेस ही नहीं है, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हाँ अब मैं कह सकता हूं कि इस आरडीपी को लेकर जो भी डिस्कशन रिक्वायर्ड और नीडेड था वो हमने यहां पर कंप्लीट किया। आई होप आपने सेक्शन को एंजॉय किया होगा और कई सारी जो अमेंडमेंट्स है उनका जो यूज है वो भी आपने फ्रेंड्स के सिनेरियोज वगैरह में एमसीक्यू वगैरह में देखा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ भी मुझे और रेलिवेंट फील होगा मैं जरूर आपके सामने लेकर उसे प्रेजेंट हो जाऊंगा। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करें और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।